ज़्यादा। अब लेटेट और आदमी क्या सोचेगा, खाली इंसान, अकेला इंसान क्या सोचेगा, और यही सोचेगा कि यार मेसोपोटामिया में लोग कैसे रहते होंगे, ये ऐसे रहते होंगे वैसे रहते होंगे। फिर एकदम मुझे ध्यान आया, मैंने बताया था कि नहीं बताया था मेलो हेलो वगैरह में। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी। सिटीज वर लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न। हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड मेनली विद बर्न ब्रिक्स। जली जली मतलब नहीं एकदम जले मतलब पकी हुई ईंटों से। ड्रेनेज सिस्टम वाज पुअरली डेवलप, बहुत ही प्रॉपर्ली डेवलप्ड, पुअरली डेवलप नहीं था, ग्रिड पैटर्न था, याद करो भैया। ऐसे 90 डिग्री में रोड्स जो है क्रॉस कर रही थी, कट कर रही थी, रोड्स फॉर स्ट्रेट, है ना। चलो कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इकोनॉमी ऑफ द आईवीसी। तो आईवीसी की इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था इनका। कॉटन वाज कल्टिवेटेड एंड यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, यानी कॉटन का यहाँ पर कल्टिवेशन होता था और कपड़े बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। आयरन टूल्स वर कॉमनली यूज्ड। अच्छा मतलब बोल रहा है कि आयरन टूल्स बहुत ही कॉमनली यूज होते थे। नाउ दिस इज रॉन्ग बिकॉज आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2 ओनली। आयरन की डिस्कवरी आज होगी, हाँ आज होगी आयरन की डिस्कवरी, ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हड़प्पन सील्स। मोस्ट सील्स वर यूज्ड वर मेड ऑफ स्टेटाइट। हड़प्पन सील्स ज़्यादातर सब स्टेटाइट की बनी हुई थी। बिल्कुल स्टेटाइट क्या है, एक तरीके का सॉफ्ट स्टोन है। लाइक यू हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर समवन इन अ सेम मैनर, सॉफ्ट स्टोन उसको स्टेटाइट बोलते हैं। याद करिए मोहनजो की जो सील थी, कौन सी सील, पशुपति सील टोटोशिवा की, वो स्टेटाइट की बनी हुई थी, ठीक है। इवन जो आपका प्रीस्ट किंग का स्टैच्यू मिलता है, प्रीस्ट किंग याद करो मोहनजो से ही, ठीक। प्रीस्ट किंग याद है आपको मोदी जी, वो भी ठीक है। दे वर यूज ओनली फॉर रिलीजियस पर्पसेस, उनको रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था, नहीं ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए मेनली यूज़ किया जाता था। मैनी सील्स डिपिक्ट दी एनिमल्स, यस बहुत सारे में एनिमल्स मोटिव्स देखने को मिलते हैं उसमें। जैसे कि जो प्रोटो शिवा की सील है उसमें अगर याद करो बेटर डियर, याद है कुछ बेटर डियर, बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड जो दो डियर्स हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा डिपिक्ट कौन सा होता है, तो सबसे ज़्यादा जो डिपिक्टेड होता है वो यूनिकॉर्न होता है, एक सिंग वाला कोई तो जानवर होता है, ठीक है। क्या हमें लायन देखने मिलता है, क्या हमें क्रोकोडाइल देखने को मिलता है, आंसर बताइए जल्दी से। क्या उनको लाइन के बारे में देखने में पता चलता है, पता था क्रोकोडाइल के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिलीजियस बिलीव्स इन द आईवीसी, ठीक है। जो आईवीसी के पीपल थे उनके बारे में, दे वर्शिप्ड मदर गॉडेस, यस बिकॉज हमें मोहिंजो से मिला था एक जहाँ एम्ब्रियो से पेड़ निकल रहा था, सो उनको मोस्ट प्रोबेबली गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी के तौर पे पूजा जाता होगा। एविडेंस ऑफ फायर वर्शिप हैज बीन फाउंड, फायर वर्शिप के एविडेंस, टेम्पल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेजर सिटीज। नाउ दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। टेम्पल्स इवन अभी हम देखेंगे अर्ली वैदिक एज तक नहीं मिलते हैं, तो हड़प्पा वाले में तो भूल ही जाओ, यहाँ पर कोई टेम्पल्स नहीं थे, ठीक है। टेम्पल्स में ऐसी फायर वर्शिप, बिकॉज फायर अल्टर्स पाए गए थे, आग की वेदियां पाई गई थी। रिकॉल करो कहाँ से पाए गए थे फायर के अल्टर्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लायन नो, क्रोकोडाइल यस, घड़ियाल यस, ओके। Now fire altars were found from 7 fire altars were found from कालीबंगान। कालीबंगान से 7 आग की वेदियां मिली फायर अल्टर, और लोथल से भी हमें फायर अल्टर देखने को मिला, जो विच वॉज एशियन डॉक यार्ड, है ना, एशियन पोर्ट था ये, जहाँ से आपको याद करो कार्नेलियन बीड भी हमें, जो भरोच पोर्ट है गुजरात में, वहाँ से कार्नेलियन बीड लाया जाता है। शॉर्टुगाई से लापिस lazuli लाया जाता है, ब्लू कलर का स्टोन जो होता है। एंड लोथल के बारे में पता होना चाहिए आपको, क्या कि इसको एस आर राव ने डिस्कवरी करी थी, जो भोगवा रिवर है उसके बैंक्स में देखने को मिला था, ठीक है। ऑलराइट, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस वैली स्क्रिप्ट। द स्क्रिप्ट हैज बीन फुल्ली डिसाइफर्ड, द आंसर इज अगेन नो। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा भी था, आपको बताया था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखा है कि $1 मिलियन देंगे उसको, जो कि आईवीसी के स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लेगा, पता लगा लेगा। सो स्टिल डेट इट हैजंट बीन डिसाइफर्ड। सो फर्स्ट अगर रॉन्ग हो जाता है तो अपने आप ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड मेनली पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। पिक्टोग्राफिक का मतलब पिक्चर्स के फॉर्म में थी, शॉर्ट स्क्रिप्ट थी, ठीक है। सबसे जो लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट हमें देखने को मिली उसमें 26 आप काइंड ऑफ हमें पिक्चर्स काइंड ऑफ देखने को मिलती है, बिकॉज ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। तो शॉर्ट स्क्रिप्ट थी, पिक्टोग्राफिक थी, बाउस्टेफिडॉन स्टाइल ऑफ राइटिंग था, यानी कि राइट टू लेफ्ट ये लोग लिखते थे, ठीक है। लेकिन हम लोग ब्रॉन्ज एज ना। अब ये 25 से 1750 हो गया। 1750 आप बोल सकते हो, हमने देखा था कि लगभग 1800 बीसी के अराउंड जितनी भी मेच्योर हम लोग लेट हड़प्पन फेज में एंटर कर चुके थे, याद है आपको। और इसका जो मेन रीजन था वो क्या था, जो हाकड़ा घग्गर जो रिवर पूरा सिस्टम है, उसने अपना जो कोर्स रास्ता वो चेंज कर लिया था। हाकड़ा वॉज द पार्ट इन द पाकिस्तान, और जो घग्गर वाला पार्ट था वो इंडिया का था, ठीक है। तो इसने अपना रास्ता चेंज कर लिया था, इसलिए मेच्योर से हम लोग लेट में शिफ्ट हो गए थे, और लेट भी ऑलमोस्ट 1600-1500 तक बस ही चला था। देन 1500 से हमारा स्टार्ट होता है वैदिक एज, वैदिक काल शुरू होता है कब से, 1500 बीसी से, और जाता कब तक है, 600-500 बीसी तक। अगेन रिकॉल करो पहली क्लास को, जब हम बीसी में आगे बढ़ते हैं तो जो नंबर है वो घटता है, लाइक 1500 पहले रहा होगा, देन बाद में 1400, 1300, 1200, 1100, इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी होगी, ओके। अब ये जो पूरा वैदिक काल है इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक का मतलब है शुरू का जो टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 1000 बीसी, यानी कि शुरू के जो 500 साल है, और बाद के जो 400-500 साल है उनको हम लेटर वैदिक एज यानी कि उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं, ठीक। अब वैदिक काल ही क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे 4 जो वेद हैं उनको कंपाइल किया गया था, 4 वेदों को कंपाइल किया गया था। ये वेद कौन से थे, ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। आई थिंक आपने सभी ने सुना होगा इन वेदों का नाम, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब जब भी ध्यान रखना, पहली बात तो ये नोट कर लो कि जो अर्ली वैदिक एज है ये सब छोड़ दो अभी, ठीक है। जो अर्ली वैदिक एज है इसमें ऋग्वेद कंपाइल हुआ था, ठीक है, और बाकी के जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये कंपाइल हुए थे लेटर वैदिक एज में, ओके। तो जब भी मैं ऋग्वैदिक एज बोलूं तुमसे, क्या बोलूं, ऋग्वैदिक एज, तो समझ जाना मैं अर्ली वैदिक एज की बात कर रहा हूं। मैं क्या, कहीं पे भी क्वेश्चन जब लिखेगा ना, क्वेश्चन जब पूछता है तो वहां पे जरूरी नहीं कि तुमसे पूछे कि अर्ली वैदिक एज में सोसाइटी कैसी थी, हाँ वहां पे आयरन की डिस्कवरी हुई थी कि नहीं हुई थी, तो जरूरी अर्ली वैदिक एज लिखे, वो ऋग्वैदिक एज भी लिख सकता है। तो ऋग्वैदिक एज मतलब वो बात कर रहा है अर्ली वैदिक एज की, बिकॉज ऋग्वेद उसी टाइम पे कंपाइल हुए थे अर्ली वैदिक एज में ही। वो कैसे क्या कंपाइल हुए थे, उससे पहले ये जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये लोग थे कौन, क्या ये हड़प्पा वाले ही थे, ठीक है। आपने भी सुना ही होगा इसके बारे में, आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में, ठीक। ये थ्योरी क्या बोलती है, अब वो जो लिखा हुआ उस पर मत जाओ, ठीक है, जो यहाँ पर बता रहा हूँ वो देखोगी, ठीक है। तो ये थ्योरी ये बोलती है कि यहाँ से दैट इज सेंट्रल एशिया से, यानी कि जो कजाकिस्तान, यूक्रेन यानी कैस्पियन सी के जो आसपास का एरिया है, वी हैव रेड दी ज्योग्राफी, तो वहाँ पे हमने देखा था सेंट्रल एशिया वाला पार्ट कौन सा है। तो सेंट्रल एशिया से एक पार्ट ऑफ ट्राइब माइग्रेट करी यहाँ पर इंडिया की ओर, और एक पार्ट ऑफ ट्राइब जो है माइग्रेट करी यूरोप की ओर, ठीक। अगेन आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे कुछ लोग बिलीव करने वाले हैं जो इसका सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में। जो सपोर्ट करने वाले हैं उनका ये कहना है
कि जो आर्यन है वो यहीं से आए। अगेन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन उसका तो एक्सटिंक्ट हो चुका था, मतलब खत्म हो चुका था एक तरीके से। क्यों खत्म हुआ था उसके भी एक रीजन हमें कुछ पता नहीं है। पॉसिबल रीजन है कि या तो बहुत बाढ़ आई होगी, या सूखा आ गया होगा, या फिर किसी का तो मानना है कि आर्यंस ने इन्वेजन किया था, इन्वेड किया था, अटैक किया था और उनको खत्म कर दिया। लेकिन ऐसा हमें वॉर के कुछ भी साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं देखने को मिलते हैं कि कोई हमें बहुत ज्यादा, क्योंकि आए होंगे तो घोड़ों में आए होंगे, घोड़ों के कंकाल वगैरह। एक ही हड्डी मिलती है सुरकोतड़ा में, अगर आपको याद हो। सुरकोतड़ा की डिस्कवरी किसने करी थी, कमेंट में बताओ जल्दी से। तो किन्होंने करी थी? आर एस बिष्ट ने, याद है आपको? जेपी जोशी धौलावीरा, धौलावीरा में जेपी जोशी पहले आए थे, उन्होंने अर्ली एक्सकवेशन किए थे, बाद में उन्होंने किया था आर एस बिष्ट ने, जिन्होंने सुरकोतड़ा को किया था। खैर, तो कुछ लोग का मानना है कि भाई अगर आर्यंस आए होंगे तो यहाँ पर हड्डियां भी तो टूटी हुई मिली, हड्डियां भी टूटी हुई होंगी, लेकिन ऐसा कुछ रहा नहीं, हमें मिला नहीं। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी का ये कहना है कि यहाँ से आर्यंस आए थे सेंट्रल एशिया से, और इन्होंने पहले यहाँ पर सेटल हुए। यहाँ पर मतलब ये है कि जो आपका ये इंडस के आसपास वाला जो रीजन है वहाँ पर, ठीक है। देन इसके बाद ही आगे बढ़े जो गंगा यमुना वाला क्षेत्र, जिसको हम द्वाब क्षेत्र बोलते हैं, इन्हीं को बोला गया अर्ली वैदिक एज और इनको बोला गया लेटर वैदिक एज। और यही माना गया कि हाँ, इन्होंने यहाँ पे आके हिंदू धर्म और ये वेदों का गठन किया, इन्होंने हिंदू धर्म बनाया। और एक जो ट्राइब जो गई थी वो यहाँ पर चली गई यूरोप में। और इसके हमें एविडेंसेस क्या मिलते हैं सपोर्ट करने के? क्या एविडेंसेस सपोर्ट करने की? ये एविडेंसेस हैं, ये एक इंस्क्रिप्शन है, चट्टान में लिखा हुआ कुछ तो है, जो कि कहाँ देखने को मिलता है? तुर्की में, बोगासकोई इंस्क्रिप्शन। बोगासकोई इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे हमें इन गॉड्स का नाम मिलता है, इंद्र, वरुण, अग्नि, ठीक है, सोम, ये सब जो देवी देवताओं के नाम है जो वेदों में मेंशन है, वो यहाँ मेंशन है बोगासकोई इंस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ हमें यह देखने को मिलता है कि जो ईरान का ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, ईरान का टेक्स्ट जेंडा अवेस्ता, वहाँ पे भी हमें इन भगवानों के नाम मिलते हैं, इंद्र, वरुण और अग्नि और सूर्य के। तो ये एक दूसरा एविडेंस हमें सपोर्ट करता हुआ जो जेंडा अवेस्ता है, ईरान का ओल्डेस्ट टेक्स्ट बोगासकोई इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो लैंग्वेज का ओरिजिन है, ये माना जाता है कि जो इंडिया की लैंग्वेज है, दिस इज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। जो संस्कृत है वो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करती है, बिकॉज हमें यूरोपियन लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं बहुत हद तक सिमिलर देखने को मिलते हैं जो इंडिया में वर्ड यूज होते हैं हिंदी में अगर हम बात करें तो। जैसे कि भ्राता और ब्रदर, जैसे कि अगर आप देखो तो भ्राता हिंदी संस्कृत में होता है और ब्रदर इंग्लिश में होता है कि नहीं होता है? अंडर और अंदर, इनका दोनों का मीनिंग सेम है। उसी तरह अंडर और अंदर, इनका मीनिंग सिमिलर या फिर कहीं हद तक सेम नहीं तो सिमिलर तो है काफ़ी हद तक। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं जिनका इंग्लिश में और संस्कृत में सिमिलर काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन है और उनका मीनिंग भी सिमिलर या फिर एक्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑफ आर्यन संस्कृत, आर्यंस आर कंसीडर्ड टू हैव कोडिफाइड द वेदास। तो माना जाता है कि यही आर्यंस है जो नॉर्थ इंडिया में आए, पहले तो ये जो इंडस के आसपास वाला एरिया वहाँ पे, एंड उसके बाद ये द्वाब क्षेत्र में है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? किसी कोई डाउट? सो देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जैसे भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। वेदों का मतलब क्या होता है? नॉलेज, ओके। वेदों का मतलब क्या होता है? नॉलेज। देवर ओरली पास्ट, यानी इनको मौखिक रूप से, श्रुति, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ाया गया। पहले ओरिजिनली इनको लिखा नहीं गया था, ये बोल बोल के सेंचुरीज में इनको जो है आगे बढ़ाया गया और या फिर इनको कंपाइल किया गया, है ना। कोई 10-20 साल में नहीं लिखे गए, बहुत सेंचुरीज लगी इनको कंपाइल करने में। दे आर कंसिडर्ड द अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब है नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गिफ्टेड बाय द गॉड, यानी कि किसी इंसान ने इनको नहीं बनाया, बिल्कुल ईश्वर ने इनको पास ऑन किया ह्यूमंस को, भगवान ने बताया, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने रिसाइट किया, फिर ह्यूमंस बाय ह्यूमंस, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे बढ़ाया गया, ठीक है। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक की किताब है रिगार्डिंग दिस आर्यन थ्योरी ओनली, एंड दिस इज द आर्कटिक होम इन द वेदास। ही सेड ऑल इंडियंस वर आर्यंस, इनका मानना था ऑल इंडियंस वर आर्यंस। अब इसमें जो दूसरी थ्योरी है, जैसे कि अगर आप राइटिस देखोगे जो, ठीक है, जो यूरोपियंस हैं या फिर अमेरिकन हैं, वो यही बोलते हैं कि हाँ यहीं से एक ट्राइब गई थी, वही आर्यन से, उन्होंने इंडिया में जो है सेटल डाउन की हुई, ठीक है। तो वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में बताते हैं। लेकिन जो राइट विंग है, जैसे आरएसएस विंग हो गया, ठीक है, तो उनका ये मानना नहीं है। उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से आर्यंस आए थे। आर्यंस वर दी इंडिजिनस पीपल, ये इंडिजिनस पीपल थे। जो इंडियंस, जो आर्यंस हैं, ये नेटिव टू इंडिया थे। इनफैक्ट एक ट्राइब आर्यंस की यूरोप में गई है, जिसकी वजह से सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। तो उनका मानना उल्टा है कि भाई आर्यंस आर नेटिव टू इंडिया एंड रादर दे सेटल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया और यूरोप में गए। तो उनका ये कहना ये है। खैर, हमें इसके डेप्थ में नहीं जाना है, हमारे अपने एग्जाम के लिए जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो बस समझनी है। आर्कटिक होम टू इन द वेदास पूछेगा, किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने, जिनका ये कहना है कि ही सेड ऑल इंडियंस आर आर्यंस, सारे भारतीय आर्यंस हैं। जबकि अगर आप देखो तो नॉर्थ साउथ डिवाइड चलता रहता है इसको लेकर। जो साउथ इंडियंस हैं, ठीक है, वो खुद को द्रविडियन फैमिली का बताते हैं, उनकी लैंग्वेज द्रविडियन है। वो बोलते हैं कि हम आपसे अलग हैं, नॉर्थ इंडिया वालों से अलग हैं, और हम एक्चुअल में नेटिव इंडियंस हैं। तुम तो बाहर से आए हो, ठीक है, सेंट्रल एशिया से आए हो, हम यहाँ के नेटिव इंडियंस हैं। ऐसा साउथ इंडिया वालों का कहना है। वी आर दी रियल इंडियंस, वी आर दी इंडियंस फ्रॉम द द्रविडियन फैमिली, ठीक है, जो यहाँ पहले से मौजूद है। तुम लोग यहाँ से बाहर से आए हो, ठीक है। एंड अगर लैंग्वेज को अगर हम देखें तो लैंग्वेज में अंतर है। यहाँ की जो अगेन द्रविडियन लैंग्वेज और यहाँ की आपको बताना चाहिए इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है हमारी जो लैंग्वेज है, वो संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई है, ओके, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? ये हमारे 4 वेद हैं जिनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं कि किस वेद में क्या दिया हुआ है और कैसे ये वेद डिवाइडेड है फॉर द, ओके। तो हम आर्यन है क्या? हाँ, आर्यन है हम लोग। कमेंट करके बताइए जल्दी, सारी चीज़ें क्लियर है? अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग अनुष्ठान लिखे हुए हैं, यज्ञ लिखे हुए हैं। पुत्र प्राप्ति चाहिए तो अलग अनुष्ठान है, धन, ठीक है, अच्छी फसल चाहिए उसके लिए अलग अनुष्ठान है, ठीक है, उसको वशीकरण करना अलग अनुष्ठान है, ठीक है। तो ब्राह्मण में लिखा हुआ है। अरण्यक की अगर बात करेंगे तो हर्मिट्स, यानी कि जो लोग जंगल में गए हैं उनको परफॉर्म करने होते हैं। जंगल में क्यों जाना होता है ये भी हम देखेंगे। जो 4 आश्रम होते हैं हिंदू धर्म में, उसमें हमारा तीसरा फेज होता है लाइफ का, उसमें जंगल में जाना होता है। तो जो हर्मिट, जो लोग जंगल में रहते हैं, उनको जो परफॉर्म करना है वो अरण्यक में लिखा हुआ है। जो लोग सन्यासी जो जंगल में रहते हैं उनको क्या क्या परफॉर्म करनी है चीज़ें। और आखिर में जाके उपनिषद को कंपाइल किया गया था। क्यों कंपाइल किया था? पहले वेदों में संहिता थे, अरण्यक थे, और आखिर में दिया हुआ था ब्राह्मण। क्या दिया हुआ था आखिर में? ब्राह्मण। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े तो ये सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जो बेचारे गरीब लोग थे, मेनली तो जो शूद्र थे और थोड़े वैश्य थे, वो ये सब नहीं करवा पाते थे अनुष्ठान, क्योंकि उसके लिए बहुत रिसोर्सेज लगते थे, ठीक है। और इन्होंने ब्राह्मणिज्म में इस तरीके का सिस्टम बना दिया था कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो भाई आपको यज्ञ अनुष्ठान ये सब तो परफॉर्म करना ही पड़ेंगे, यही एक तरीका है। और इसीलिए फिर वहाँ से कुछ ऐसे धर्म निकल के आते हैं जो उनके लिए एस्केप बनते हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ठीक है, चारवाक फिलोसफी निकल के आती है, वो हम आगे देखेंगे।
तो इसीलिए फिर क्या है कि फिर बाद में उपनिषद को कंपाइल करना पड़ता है कि भाई जरूरी नहीं कि आप सैक्रिफाइस और रिचुअल्स ही परफॉर्म करो तभी आपको मोक्ष अटेन होगा। आप भक्ति मार्ग को भी फॉलो करके इन उपनिषद में जो चीजें लिखी हुई हैं उनको फॉलो करके भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और उपनिषद में ऐसा कुछ नहीं है कि यज्ञ परफॉर्म करो वो परफॉर्म करो, नहीं, उसमें आत्मचिंतन की बात कही जाती है कि अपने अंदर आप झांक के देखो, अपने आत्मा में झांक के देखो, ठीक है, सही आचरण रखो, ज्ञान अर्जित करो, उसकी बात है उपनिषद में। ऐसा नहीं कि ये यज्ञ करो और वो यज्ञ करो, ये सब नहीं है उसमें। तो उपनिषद को बाद में कंपाइल किया गया था। कब कंपाइल किया गया था? लगभग 800 से लेके लगभग आप 400 BC तक बोल सकते हैं। जो मेन उपनिषद है उसी टाइम पे कंपाइल किए गए थे, नहीं कि जो लेटर वैदिक एज से भी बाद, लेटर वैदिक एज और उसके बाद का जो समय वहां पर उपनिषद कंपाइल किए गए थे। ठीक है, तो पहले ब्राह्मण ही दिए हुए थे हर वेदों के आखिर में, लेकिन अब क्या है, अब उपनिषद को भी ऐड कर दिया गया हर एक वेद में। तो हर एक वेद आपको ऐसे देखने को मिलेगा, उसमें संहिता होगी, उसमें रण्यक होगा, उसमें ब्राह्मण होगा और फिर उसमें उपनिषद होगा। ठीक है, तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 डिवीजन होते हैं वेदास के। संहिता कलेक्शन ऑफ हाइम्स, शुक्ता का कलेक्शन है, एंड अरण्यक जो हर्मिट्स को जो लोग जंगल में जाते हैं उनको परफॉर्म करना होता है, ब्राह्मण जो आपको सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स परफॉर्म करना है, उपनिषद आदि भक्ति मार्ग जो फॉलो करके मोक्ष को अटेन कर सकते हैं, उपनिषद में दिया हुआ है। नाउ कमिंग ऑन टू आवर फर्स्ट वेद, एंड दिस इज ऋग्वेद। इट इज द ओल्डेस्ट वेद, क्योंकि सबसे पहले कंपाइल हुआ था, सबसे पहले कंपाइल हुआ था। तो जो हम 1500 से 1000 BC के टाइम पीरियड बोलते हैं उसको हम वैदिक एज बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि इसी टाइम पीरियड में ऋग्वेद को कंपाइल किया गया था। ऋग्वेद को टोटल 10 मंडल में कंपाइल किया गया था। 10 मंडल को आप कंपेयर कर सकते हैं 10 बुक से, 10 किताबों से, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, 10 तक, 10 तक है टोटल किताबें जिनको मंडल बोल देते हैं। हर मंडल किसी न किसी चीज से, पर्टिकुलर चीज से बिलोंग करता है। ध्यान ये रखना है कि जो 2 से 7 है, मंडल नंबर 2 से 7 है, ये वर कंपाइल्ड, दे वर कंपाइल्ड फर्स्ट, यानी सबसे पहले इनको कंपाइल किया गया था। 1 8 9 10 इनको बाद में किया गया था, यानी सबसे पहले 2 से लेकर 7 वाले कंपाइल हुए थे। अब ऐसे खुद सोचो इस तरीके से कि भाई जो पहला वाला बोला गया उसको बाद में कंपाइल किया गया। ठीक है, पहले तो यही पहला होता होगा दूसरे नंबर वाला, लेकिन जो फिर बाद में बना उसको पहला बोला गया, तो पहला 8वां 9वां 10वां इनको बाद में कंपाइल किया गया। इट इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ संस्कृत हाइम्स, ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट कलेक्शन है संस्कृत हाइम्स का। हाइम्स अगेन वही पोएम्स काइंड ऑफ, ठीक है, टोटल 1028 हाइम्स है। वर्सेस कितने हैं? 10,600 हैं। हाइम्स को रिसाइट कौन करता है? होत्री रिसाइट करता है। जो रिसाइट करता है हाइम्स को, जो बोलता है, उस पंडित का नाम क्या है, उस प्रीस्ट का नाम क्या है, उसका नाम है होत्री। जिन डीटीज का मतलब है जो देवी देवताओं का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे हैं, जैसे कि आपके अग्नि हो गए, ठीक, इंद्र हो गए, इंद्र भगवान सबसे इंपॉर्टेंट गॉड हुआ करते थे उस टाइम पे, जो बारिश वगैरह करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, इंद्र। देन आते हैं अग्नि। अग्नि कौन होते थे? अग्नि भाई अग्नि, तो यज्ञ जो परफॉर्म किया जाता था वो अग्नि देवता को आहुति देने के लिए ही परफॉर्म किया जाता था, क्योंकि अग्नि को माना जाता था कि इंसानों और भगवानों के बीच के मीडिएटर हैं, काइंड ऑफ मैसेंजर के तौर पर ऐड कर रहे हैं। ये अग्नि गई और अग्नि चली गई ऊपर। अग्नि देखो कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। तो ऊपर जाके हमने जो यहाँ पर ऑफरिंग करी है ना, यज्ञ में जो ऑफरिंग करी है वो सीधा भगवान के पास जाएगी जो हमने ऑफर किया। तो अग्नि को काइंड ऑफ मीडिएटर के तौर पर कंसिडर किया जाता था। भगवान विष्णु थे, ठीक है, वरुण थे, वरुण को रीत का भगवान यानी कि ऑर्डर गॉड, यानी कि किस तरीके से रीत चलेगी और रीत चलाते हैं वरुण जी, है ना, जिनको गॉड ऑफ वाटर भी कंसिडर करते हैं, पानी के देवता। फीमेल डीटीज थी जैसे अदिति, उषा। उषा इज गॉडेस ऑफ डॉन। डॉन मतलब डॉन टाइम होता है सुबह का टाइम, उसको हम बोलते हैं डॉन। जो सुबह का टाइम होता है ना, जब सूर्य उदय से जो पहले का टाइम होता है उसको उषा बोलते हैं। अदिति कौन है? मदर ऑफ गॉड्स है, सारे भगवानों की मम्मी है ये, मदर ऑफ गॉड्स। ठीक है, एक और यहाँ पे नाम याद करना है, दैट इज सिनीवली। सिनीवली ये गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है। सिनीवली मतलब जिसके बच्चा नहीं हो रहा है तो वो पूजेंगे किसको? सिनीवली को। ठीक है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो चुकी है, ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो सिनीवली कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर है। अदिति जी मदर ऑफ गॉड्स हैं, उषा मदर गॉडेस ऑफ डॉन, सिनीवली है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। ओके, ठीक, और एक और है राका। राका गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, या फिर गॉडेस ऑफ, इनको फुल मून जो पूर्णिमा होता है उसका भी इनको गॉडेस बोला जाता है। ओके, चलो, गायत्री मंत्र कंपोज किया गया था विश्वामित्र, जो सेज का मतलब होता है संत, पंडित जी थे विश्वामित्र, उन्होंने कंपोज किया था सावित्री जी के लिए। ठीक है, गॉडेस सावित्री मेंशन इन दी थर्ड मंडल। तो तीसरी किताब है हमारी ऋग्वेद की, थर्ड मंडल, उसमें मेंशन है ये। मंडल नंबर 2 to 7 वर क्रिएटेड फर्स्ट, वो हमने ऊपर देख लिया। 10th मंडल मेंशन अबाउट पुरुष शुक्ता हाइम। यहाँ पर पुरुष शुक्ता की हाइम दी हुई है। ये पुरुष शुक्ता की हाइम क्या होती है? तो पुरुष शुक्ता ये माना जाता है कि एक भगवान है हमारे, ठीक है, ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों का जन्म होता है, आर्म से यानी कि भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म होता है, थाइज यानी कि जांघों से वैश्य का जन्म होता है, और फीट से शूद्रों का जन्म होता है। These 4 वर्ण आर बिलीव टू हैव emerged फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पुरुष। पुरुष कौन है? वही हमारे ब्रह्मा जी। उस पुरुष है, उस ब्रह्मा जी से ये 4 वर्ण निकल के आए हैं। हमने अभी क्या देखा कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में लिखा हुआ है। गायत्री मंत्र आप सभी जानते हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना, आज भी इसको रिसाइट किया जाता है ना। तो वो जो गायत्री मंत्र है वो थर्ड मंडल में है। 10th मंडल में पुरुषता की हाइम है, एंड 9th मंडल में भगवान सोम के बारे में मेंशन है। भगवान सोम कौन है? इनको पेड़ पौधों का देवता माना जाता है। माना जाता है कोई तो एंशिएंट प्लांट था सोम, उससे एक ड्रिंक बनती थी सोमरस। वो कौन सा प्लांट है किसी को नहीं पता आज, ठीक है, लेकिन सोमरस बनता था जो कि काइंड ऑफ एनर्जी ड्रिंक होता था। तब रेड बुल तो होता नहीं था और ना स्टिंग आया था तब तक, तो क्या होता था? सोमरस होता था, एनर्जी ड्रिंक। ठीक है, और इससे जो है लोग जैसे रिसाइट करते थे वेदों को तो फिर एनर्जी डाउन होती थी, तो काइंड ऑफ सोमरस ले लिया थोड़ा सा, फिर से एनर्जाइज हो गया। राइट, किसी कोई डाउट? हाइम काइंड ऑफ सॉन्ग है। वर्सेस जो है वो आपके जैसे स्टैंजा नहीं होता था, स्टैंजा, ठीक है, वो होता है वर्सेस। सेक्शन होता है एक पोएम का सेक्शन होता है, वो वर्सेस होती हैं आपकी। ऑलराइट, उपनिषद और नोन एज वेदांत। तो उपनिषदों को आखिरी में, क्योंकि सबसे वेदों के आखिरी में लिखे हुए हैं तो इनको वेदांत के नाम से भी जानते हैं। एंड ऑफ इट, और टोटल उपनिषद है कितने? 108 उपनिषद है, ठीक है, 108। खैर, अभी ये जो 7वां मंडल है, 7th मंडल ऋग्वेद का, उसमें एक बैटल के बारे में लिखा हुआ है। ये माना जाता है कि यहाँ पे जहाँ पर अर्ली वैदिक ऋग्वैदिक जो लोग हैं वो यहाँ पर आके सेटल किए थे आके, तो जो सेटल किए थे वो काइंड ऑफ उन्होंने अभी कोई टेरिटरी रूल करना नहीं शुरू किया था। ध्यान से सुनना, उन्होंने ऐसा नहीं कि ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा इलाका है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, या ये हमारा इलाका है, हमारा, ऐसा कुछ नहीं था ना, ये हमारे लोग हैं, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, समझ रहे हो? तो दैट मीन्स कि टेरिटोरियल किंगशिप नहीं थी। कैसी थी? ट्राइबल किंगशिप थी। अर्ली वैदिक एज में, ऋग्वैदिक एज में ट्राइबल किंगशिप का मतलब है कि इस ट्राइब का राजा मैं हूँ, समझे? हाँ, तो एक दिन लड़ाई हो गई। क्यों? जो भरत ट्राइब थी वो सबसे पावरफुल ट्राइब हुआ करती थी,
ठीक है, भरत ट्राइब सबसे पावरफुल ट्राइब थी और इसके लीडर थे सुदास। सुदास ने क्या किया, एक्सपेंशन करना था उनको, एक्सपैंड कर रहे थे। बाकी के आसपास जो ट्राइबल किंग्स थे वो थोड़े से नाराज हो रहे थे, ये यार एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। अब लड़ाई तो हमेशा से रघुकुल रीत सदा चली आई है ना, प्राण जाए लेकिन युद्ध ना जाए। तो सुदास जो है अपना टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहे थे। उन्होंने एक काम और किया, जो सेज विश्वामित्र है इनको गद्दी से हटा के सेज वशिष्ठ को बिठा दिया। विश्वामित्र गुस्सा, विश्वामित्र चले गए उनके पाले में, मतलब जो दूसरे लोग थे ट्राइबल किंग्स थे, उनसे बोला तुम लोग एक हो, ठीक है, तुम लोग सारे लोग एक हो, मिलकर सुदास को हराएंगे, मिलकर भरत ट्राइब को खत्म करेंगे और मिलकर जो है अपना जो है अखंड भारत बनाएंगे, ठीक है। तो लेकिन कुछ हुआ उल्टा, भरत ट्राइब जैसे भरत ट्राइब है उसके लिए सुदास ने हरा दिया इन 10 राजाओं को, ठीक है। और यहीं से माना जाता है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है। जैसे हर देश का कुछ तो कुछ नाम होता ही है, जैसे हम चाइना को चाइना बोलते हैं, लेकिन चाइना को चाइना नहीं बोलते हैं, वो चाइना को कुछ तो ऐसा है जिसका कॉन्ग चाओ करके कुछ तो बोलते हैं। वो जर्मनी वाले खुद को नेदरलैंड्स ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो मतलब ये है कि हर देश का अपना कोई लोकल लैंग्वेज नाम होता है। हमारा भारत है तो यहीं से नाम पड़ा भारत ट्राइब से, ठीक है, भारत ट्राइब। इट वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ पुरुषनी, ये पुरुषनी नदी के तट पे लड़ा गया। ठीक, पुरुषनी कौन सी है, जो हमने ज्योग्राफी में रावी रिवर पढ़ी थी, उसी को पुरुषनी बोला गया वेदों में। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध के बारे में लिखा हुआ है, जो पुरुषनी रिवर यानी रावी रिवर के बैंक्स में लड़ा गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्योंकि ट्राइबल किंगशिप होती थी और ट्राइबल किंगशिप होती थी अभी तक, यानी कि टेरिटोरियल किंगशिप नहीं थी कि इस टेरिटरी का राजा मैं हूं, ऐसा कुछ नहीं था अभी तक, ओके। ऑलराइट, अभी आते हैं बाकी वेदों के को भी देखते हैं। जैसे सामवेद है, तो जैसे सामवेद क्या है, इट इज द ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक। तो जैसे ऋग्वेद इज अ वेद ऑफ टेक्स्ट, उसमें सब कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसमें गानों के फॉर्म में, ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट बुक है म्यूजिक में। इट कंसिस्ट ऑफ चैंटिंग मेलोडीज, मेलोडीज मतलब वही है, मेलोडीज का मतलब है पूरा जो गा गा के आपको वो करना है, ठीक है, गा गा के परफॉर्म करना है, ऑलराइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, सॉरी, ठीक है। तो इट इज द ओल्डेस्ट बुक ऑन द म्यूजिक। और ध्यान रखना है इसको परफॉर्म कौन करता था, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि जो आपका क्या बोलते हैं सामवेद के जो ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक है, इसको परफॉर्म कौन करता है, तो उसको बोलते हैं उद्गातर। जैसे होत्री बोल रहे थे ऋग्वेद की जो लिखा हुआ टेक्स्ट उसको रिसाइट करने वाले को होत्री, वैसे इसको बोलते हैं उद्गातर। ये ध्यान रखना है, जो सामवेद को पढ़ता है उसकी जो वैदिक हाइम्स है उनको पढ़ता है, ओके। यजुर्वेद पे आते हैं अभी। यजुर्वेद पे एक चीज अच्छा नोट करना, ऐसे ही एक बार तो क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू दिस। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन्होंने कुछ तो एरोस टाइप ले रखे हैं, ठीक है। इन एरोस को पता क्या बोला गया, व्हाट वर दीज एरोस कॉल्ड इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में मेंशन नहीं है। इनको बोला गया इशुकृत, क्या बोला गया, इशुकृत या फिर इशुकारा। तो ध्यान रखना इशुकृत या इशुकारा क्या है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी में तो नहीं लेकिन आई थिंक सीडीएस सीएपीएफ में पूछा गया था एक बार, इशुकृत या इशुकारा। ये एरोस को बोला गया, ऋग्वेद में मेंशन नहीं है, ठीक है। चलो, इसमें 2 उपनिषद हैं आपके, छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद, ठीक है। छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद 2 वेद हैं सामवेद में। यजुर्वेद में आते हैं, इट इज कलेक्शन ऑफ मंत्र। सामवेद क्या, म्यूजिक की बुक है। यजुर्वेद क्या है, अब ध्यान रखना ऋग्वेद जो है वो अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी की बात करता है, 1500 से 1000 बीसी। अब ये जो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है, इनको लेटर वैदिक 1000 से लेकर 600 के बीच में कंपोज किया गया था। तो ये रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस के बारे में बताते हैं कि कोई भी रिचुअल, जैसे कोई यज्ञ करना है, कोई अनुष्ठान करना है, तो कैसे करना है उसको, उसका पूरा क्या प्रोसेस होगा, वो जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है, किसमें, यजुर्वेद में। 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल का मतलब है व्हाइट या फिर प्योर, कृष्ण का मतलब है ब्लैक या फिर इम्प्योर नहीं मिक्सड। क्यों मिक्सड, क्या चीज का मिक्सड, तो जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें मंत्र और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक साथ दिया हुआ है, और वहीं शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब आपने इनके बारे में तो जरूर सुना होगा, हाँ, महेश देवव्रत रेखे जी, इन्होंने क्या है 19 साल की उम्र में शुक्ल यजुर्वेद का जो मध्यादिनी ब्रांच है उसको 50 दिनों में रिसाइट किया है, यानी अपने आप पे रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। पिछले 200 साल में किसी ने रिसाइट नहीं किया इसको, और जो पिछली बार किया गया था वो महाराष्ट्र के थे एक कोई तो हमारे पंडित जी थे, उन्होंने 55 दिन में किया था, 55 डेज उन्होंने लगाए, तो इन्होंने 50 डेज में इसको परफॉर्म कर दिया बिना किसी इंटरप्शन के, रेगुलर 50 डेज तक इन्होंने जो 2000 वैदिक मंत्र हैं उनका रिसाइटेशन किया। अ फीट अनसीन इन 2 सेंचुरीज, पिछले 200 सालों में ये नहीं देखा गया। 2000 वैदिक मंत्रों का उच्चारण बिना देखे, बिना किसी त्रुटि के यानी गलती के 50 दिनों में इन्होंने रिसाइट किया। और ये जो मध्यांदिनी ब्रांच है ये शुक्ल यजुर्वेद से ही बिलोंग करती है। इसको बोलते हैं दंड क्रम प्राणायाम, ठीक है, दंड क्रम प्राणायाम, ये है शुक्ल यजुर्वेद का मध्यांदिनी ब्रांच जिन्होंने कंप्लीट किया 50 दिनों में, पिछले 200 सालों में किसी ने नहीं किया, ठीक है। तो एक्चुअली में किससे, वो शुक्ल यजुर्वेद से। इसका मतलब व्हाइट या प्योर, मतलब कि वो प्योर किस सेंस में है कि उसमें मंत्र और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग अलग दिया हुआ है। कृष्ण में अगर बात करेंगे तो मिक्स है वो, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। और ध्यान रखना अगर कभी पूछ ले सतपथ ब्राह्मण, वो शुक्ल यजुर्वेद से है, एक ब्राह्मण है, कभी कभी पूछ लेता है सतपथ ब्राह्मण, ठीक है, वो इसी से बिलोंग करता है। चलो, अथर्ववेद पे बाद में आएंगे, लेकिन पहले आएंगे जबाला उपनिषद पे। जबाला उपनिषद भी शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, शुक्ल यजुर्वेद का, जिसमें कि 4 आश्रमों के बारे में दिया हुआ है। हाँ जी, 4 आश्रमों के बारे में। ये 4 आश्रम क्या है, तो 4 आश्रम है हमारे 4 फेजेस ऑफ लाइफ। जो 4 फेज है हमारी लाइफ के वो हैं, पहला ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब है स्टूडेंट लाइफ, ठीक, स्टूडेंट लाइफ होती है ब्रह्मचर्य, जिसको बोलते हैं जो 0 से लेकर 25 ईयर्स ऑफ एज तक चलता है आपका। देन आता है गृहस्थ, गृहस्थ जहां पर आप शादी ब्याह करके सेटल हो जाते हैं। 25 से 50, क्या मतलब सर 25-26 का तो हो गया हूँ, लेकिन अभी तो ब्रह्मचर्य का ही पालन कर रहा हूँ, मतलब कर क्या रहा हूँ सर, करना पड़ रहा है, करना तो गृहस्थ का चाहता हूँ, लेकिन है ना सर, वैसे तो मैं हूँ तो सर मैं 20 का ही अभी, लेकिन फिर भी मैं करना तो गृहस्थ का ही चाहता हूँ। मन नहीं मानता ना सर जी, क्यों 1+ जो है आपका 50 के बाद, यानी कि आपको 1+ हो जाना है, जंगल की ओर चले जाना है, ठीक है। 50 से कब तक, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, 50 से कब तक जंगल चले जाना, धीरे धीरे जंगल से ही, जंगल में ही संन्यास की ओर चले जाना है आपको। संन्यास मतलब सारी चीज़ों से मुंह छोड़ देना है। यहाँ पर अभी ज्ञान अर्जित करना है आपको, यहाँ पर अपने गृहस्थ के जितनी चीज़ें हैं उनका सही से पालन करना है। हर फेज ऑफ लाइफ के बारे में उपनिषद में, जैसे जबाला उपनिषद है तो इसमें बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि ब्रह्मचर्य में कैसे नॉलेज गेन करना है, गृहस्थ में क्या आपका होना चाहिए कि जिससे आपने शादी करी है उसके प्रति आपको लॉयल रहना है। ऐसा नहीं कि ड्रम में भर देना है उसको, हाँ, या फिर चीट करना। ये सारी जो चीज़ें हैं गृहस्थ में, मतलब लिखा हुआ जबाला उपनिषद में कि कैसे परफॉर्म करना है आपको, ठीक है, कि लॉयल रहना है, सुख दुख में साथी बनना है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, राइट, ना कि जैसे ही दुख है तो ड्रम में तुरंत भर दिया या फिर पहाड़ियों से जाके धक्का दे दिया, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ चलो, तो क्या मतलब सर आप भी हंस दे चेहरे का मतलब क्या, कोई नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारी मौज ले रहा था, तुमने ऐसा मेरी ओर पलट दिया क्यों? क्या, कोई नहीं बेटा,
कुछ लोग सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास की ओर जाते हैं, गृहस्थ और वनप्रस्थ को सीधा स्किप करके, अपना वही चल रहा है। ठीक है, तो वनप्रस्थ जो है आप वन में जाते, अब ये जो है ना उसमें बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि जैसे एग्जांपल है एक राजा का और उसके बेटे का, जिस तरीके से वो राजा होता है, राजा वो राजपाट छोड़ना नहीं चाहता, बेटे से प्रेम तो करता है लेकिन अभी राजपाट भी छोड़ना नहीं चाहता, उसका है कि जब मर जाएंगे तो राजपाट ले लेगा लड़का, लेकिन लड़का तो उसको है कि भाई कब ले लेंगे पापा जी, तो जा ही नहीं रहे, तो हम राजपाट कैसे लेंगे, तो क्या करता है अपने फादर को मारने की साजिश बनाता है, फेल हो जाता है, बोलते पापा जी माफ कर दो गलती हो गई, तो है वो फादर है तो पिता ही, तो थोड़ा डांट फटकार के मना लेता कि कोई बात नहीं बेटा ठीक है, लेकिन बच्चा तो शातिर है, लड़का तो शातिर था, उसने जब दोबारा मौका मिला दोबारा उसको मार डाला। तो उसमें दिखाया गया कि सही टाइम पे जब आपको चीज़ें छोड़नी चाहिए, अपना समाज छोड़ना चाहिए तो छोड़ देना चाहिए, उसको पकड़ के नहीं रखना चाहिए कि जैसे कि आज भी हमारे घर वाले जैसे उनको बोल दो कि वहाँ चले जाओ यहाँ चले जाओ, तो वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो है कि भाई ये घर का क्या होगा फिर, इस घर से हमारी यादें जुड़ी, इस घर से हमारा सब कुछ जुड़ा, जबकि रियलिटी ये है कि जो हमारा शरीर है ये हमारा घर है, इनफैक्ट ये भी ये तक हमारे साथ नहीं जाता है, तो ये जो हमने घर बनाया है ईंटों का, ये तो कहीं साथ जाएगा, खुद सोचो। तो इसीलिए सही समय आने पे हमें वन की ओर प्रस्थान कर लेना चाहिए, अपनी जो चीज़ें जिनको हमने होल्ड करके रखा हुआ, उनको क्लिंग करके रखा हुआ है कि नहीं नहीं ये तो हमारी हैं, हम चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम चले जाएंगे तो हमारे बच्चे कहीं बेकार ना कर देंगे, ये ना कर देंगे, वो ना कर देंगे, कब तक रोके रखोगे, नहीं कब तक रोके रखोगे, मुझे पता है कि तुम सोच रहे हो सर इससे हमारा क्या लगेगा, तो बेटा इससे तुम इसको ना थोड़ा सा लाउड वॉल्यूम में लगा के थोड़ा सा अपने मम्मी पापा के बगल बैठो और वहाँ पढ़ाई करो। हाँ जूते उते पड़ जाए, चप्पल पला जाए तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो मुझे तो कुछ नहीं होगा ठीक है, फेस ना रिवील करने के फायदे हैं, लेकिन तुम अपना देख लेना, ठीक है। फिर जो है संन्यास की ओर चले जाना चाहिए, यानी कि मोक्ष अटेन करना आपको, बढ़िया ध्यान करो। लेकिन लोग ये करते हैं ढंग से नहीं करते, ये तो बिल्कुल ये भी ढंग से नहीं करते हैं, लेकिन इसमें बंधे रह जाते हैं। खैर ज़्यादा डीप नहीं डिस्कशन करते हैं, अभी आते हैं चौथे वेद पे, अथर्ववेद पे, जिसको वेद ऑफ डेली रिचुअल्स बोला जाता है, डेली लाइफ का हमारा वेद है। डेली लाइफ की हमारी बड़ी दिक्कतें हैं, जैसे क्या क्या दिक्कतें हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, फसल की उपज नहीं हो रही है, किसी को वशीभूत करना है वो नहीं हो पा रहा है ना, तो वो सारी चीज़ें, उसके जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी, सर मम्मी बगल में, अच्छा तो मम्मी क्या बोल रही हैं, क्या बोला है मम्मी ने, मम्मी से बोलो कि जो लोग भी हैं वैसे मम्मी लोग सुन रही हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है इसको लेकर कि सही समय आने पर वन प्लस हो जाना चाहिए और संन्यास की ओर बढ़ना चाहिए, पूछे अपने मम्मी पापा से। ठीक है, अथर्ववेद की अगर बात करेंगे तो इट इज़ वेद ऑफ मैजिक फॉर्मुलाज टू वॉर्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स एंड डिजीजेस, कोई डिजीज हो गई, कोई रोग हो गया है, भूत प्रेत चढ़ गया है, तो उसके लिए टोना टोटका काइंड ऑफ जादू टोना टाइप ऑफ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, धंधा नहीं चला, बिजनेस हो गया, एग्रीकल्चर उपज अच्छी नहीं हो रही है, कुछ डिजीज हो गई है, वो सारी चीज़ें हैं, इसीलिए बोलते हैं वेद ऑफ डेली लाइफ, डेली रिचुअल्स का, ये 20 खंडों में डिवाइडेड है, ध्यान रखना है। ठीक है, मम्मी बोल रही तुम्हारे सर बाबा हैं क्या सर कौन से धंधे की बात कर रहे हैं बेटा, आते हैं अभी धंधे पे, है ना, किस धंधे की बात कर रहे हैं भाई, आदमी तो कुछ ना कुछ तो दिक्कतें होती हैं। मम्मी कह रही अब तक पाला है तुम्हें, ओके, जब मुझे घर पे सुख मिल रहा है तो वन में क्यों जाएंगे घर पे सुख, हाँ ये भी है, देखो मैं बताता हूँ, अच्छा मम्मी को हिंदी नहीं आती घर पे सुख मिल रहा है तो वन में क्यों जाएं, वही दिक्कत है लोगों के साथ, सुख है तो दुख भी है, सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। अगर तुम्हें किसी चीज़ की पाने की खुशी हुई तो बेटा ध्यान रखना उसको खोने का दुख भी होगा, जैसे कि अभी रियलिटी है लाइफ की, हम लोग अटैच रहते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा अटैच हैं सारी चीज़ों से, ठीक है, तो आप कुछ भी करोगे, ठीक है, तो आपके मम्मी पापा को दुख होगा, हर चीज़ में दुख होगा, खुशी होगा दुख होगा, और अगर यही चक्र में फंसे रहे तो फिर जो अल्टीमेट मोक्ष है वो मिश्रा जी की जो टेक्निक्स हैं कि पीपल के पत्ते में नीम का पत्ता डाल के ये करके वहाँ रखाओ, ये कर दो, कलश भगवान जी को जल चढ़ाया भोलेनाथ को, उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब तक अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे तो कहीं जल चढ़ा लीजिए, कहीं पीपल के पत्ता रख दीजिए, नीम का पत्ता रख दीजिए, कुछ नहीं होने वाला उससे। इसीलिए बोला गया है कि अगर आपको मोक्ष अटेन करना है, इस जन्म मरण का जो साइकिल है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, अगर इससे बाहर निकलना है तो वन जाइए, सारी चीज़ों को छोड़िए और फिर धीरे धीरे वहाँ पर मेडिटेशन करिए और संन्यास की ओर बढ़िए, इसी से आप निकल सकते हैं। और जिसको आप बोल रहे हैं कि हाँ सुख मिल रहा है, ये बेटा सुख नहीं है, ये सुख बोल भी सकते हैं लेकिन आनंद नहीं है, ठीक है, सुख है तो दुख भी है। कैसे है, अगर आपको लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई चीज़ मिलने से बहुत खुशी हो रही है तो जब वो चीज़ आपसे जाएगी तो दुख भी होगा, कोई चीज़ आई है तो जाएगी भी फॉर श्योर, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का जीवन में कोई चीज़ मिलती ही मिलती जाए उससे छूटे नहीं, या फिर किसी चीज़ को दुख ही ना मिले, समझो बेटा, तो ध्यान से कोई क्वेश्चन पूछना, हाँ ये मत सोचना कि कुछ भी क्वेश्चन डालेंगे सर घूम जाएंगे, ना 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 ऐसा नहीं होगा बेटा, इस पर मैं काफ़ी लंबी डिस्कशन कर सकता हूँ, तो ज़्यादा मुझको छेड़ना नहीं इस टॉपिक पे, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। हाँ इंपॉर्टेंट उपनिषद पे आते हैं, ठीक है, उड़ता चप्पल कभी परमार बाबा की जय हो, हाँ वो शब्द लाइक सुख भोगते रहो, अच्छा चाटा पड़ गया क्या तो सर आप कब जा रहे हैं वन, बेटा कुछ लोगों की जो जीवन होता है, अभी मैंने तुम्हें बताया ब्रह्मचर्य सीधा संन्यास की ओर, नो गृहस्थ नो वनप्रस्थ, सीधा संन्यास, बस अपना वही चल रहा है। वन प्लस की अगर बात करें तो बस 2026 से आप ये समझो कि वन प्लस है, अगले ही सैटरडे को मैं वन प्लस होने वाला हूँ, जी हाँ इसी सैटरडे, नॉट अगले सैटरडे, दिस अपकमिंग सैटरडे वन प्लस होने वाला हूँ मैं भी, ठीक है। और वैसे ये मतलब एक उपनिषद में डायलॉग भी है, कौन है वो, सूरदास के बीच में, और एक मतलब उसमें एक छोटा बच्चा दिखाया गया है उनके बीच में, तो वो पूछता है कि आपने नहीं गृहस्थ जीवन जिया, तो बोलते नहीं हमें सीधे संन्यास में मजा आ गया, हमें सीधे संन्यास में ही अच्छा लगने लगा, तो हमें गृहस्थ और वनप्रस्थ की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो वही है अपने साथ भी है बृहदारण्यक का जो है इज द ओल्डेस्ट उपनिषद, ये पार्ट है आपका अथर्ववेद का, कठ उपनिषद, अच्छा कठ उपनिषद पे आते हैं जब ने देख लिया यजुर्वेद का पार्ट है, मुंडका और मांडुक्य ये दोनों अथर्ववेद का पार्ट है, ध्यान रखिएगा, मुंडका उपनिषद और मांडुक्य अलग अलग हैं, सेम नहीं है, मुंडका लंबा है, इट इज लॉन्गर, ये लंबा है एज कंपेयर टू मांडुक्य शॉर्टर। मुंडका में सत्यमेव जयते के बारे में लिखा हुआ है, दैट इज ट्रुथ ओनली प्रिवेल्स, सत्यमेव जयते, दैट इज हमेशा सत्य की ही जीत होती है। और जो महाउपनिषद है इसमें किससे क्या लिया गया है, वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरा संसार एक फैमिली का पार्ट है, ठीक है। राइट, ये जो है किसी एक स्पेसिफिक वेद से लिंक्ड नहीं है, कुछ प्राइमरली इसको बोला जाता है सामवेद से लिंक्ड है और कुछ कलेक्शन अथर्ववेद से भी लिंक्ड है, तो इसमें कभी वेद नहीं पूछेगा महाउपनिषद में, ठीक है। मुंडका और मांडुक्य दोनों अथर्ववेद के हिस्सा हैं, और मुंडका उसमें अथर्ववेद, मुंडका उसमें जो है वो लंबा है, मांडुक्य छोटा है, मुंडका से सत्यमेव जयते लिया गया। अब दिस इज इंपॉर्टेंट जो कठ उपनिषद है, ठीक
ठीक है। अब कठ उपनिषद क्यों इंपॉर्टेंट है? कठ उपनिषद इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें डायलॉग दिया हुआ है नचिकेता और यम के बीच में। और ये भी ध्यान रखना, कठ उपनिषद ये यजुर्वेद का पार्ट है। थोड़ा सा यहाँ पर जिस हिसाब से लिखा हुआ है वो थोड़ा अजीब तरीके से लिखा हुआ है, अजीब इन सेंस में कि यहीं पर लिख देना चाहिए था यजुर्वेद, जहाँ पर कठ उपनिषद यहीं लिख देना चाहिए था जहाँ पर यजुर्वेद लिखा हुआ था। लेकिन खैर कोई नहीं, आप अपने दिमाग में इस तरीके से बनाए कि कठ उपनिषद जो है आपका वो यजुर्वेद का हिस्सा है। किसका? यजुर्वेद का। और इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया। और बृहदरण्य का किसका है? ये भी यजुर्वेद का ही है, शुक्ल यजुर्वेद का। ठीक है, बृहदरण्य का और कठ उपनिषद ये दोनों आपके यजुर्वेद के, और मुंडक और मंडूक के दोनों अथर्ववेद के। ठीक। और जबाला भी आपका यजुर्वेद का, जिसमें 4 आश्रम दिए हुए हैं। अब कठ उपनिषद में नचिकेता और यम के बीच का डायलॉग दिया हुआ है। यम कोई और नहीं, यमराज है। नचिकेता एक छोटा लड़का है। अब हुआ क्या, एक बार नचिकेता के पापा रहे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे गायों की बड़ी मान्यता होती थी, तो उन्होंने हर चीज दान देना शुरू किया। उन्होंने बोला जो भी चीज मुझे प्रिय है मैं उस हर चीज को दान कर दूंगा जो मुझसे बहुत प्रिय है। तो उन्होंने गायों वगैरह का दान शुरू किया, अपने साम्राज्य का धीरे धीरे दान शुरू किया। और नचिकेता ने बोला कि हे पिताश्री, कि आप हर चीज़ों का दान कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि आपकी गाय वगैरह हैं, और उसमें पूरा अनुष्ठान परफॉर्म किया जाता है। अनुष्ठान इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है कि पंडित बुलाए जाते हैं, पंडितों के पैर धुले जाते हैं, खाना भोज किया जाता है, वो सारी चीज़ें। ये नचिकेता मान नहीं रहे थे, पापा को बार बार अपने डिस्टर्ब कर रहे थे कि अगर आप सारी चीज़ों का दान कर रहे हैं तो आप मुझे भी दान क्यों नहीं कर देते हैं। इग्नोर कर रहे थे इनके पहले पापा की, चलो कोई नहीं, बच्चा है बच्चा बच्चा। लेकिन ये जो है जिद बढ़ गया कि हे पिताश्री, हे पिताश्री, हे पिताश्री। पिताश्री वाला इधर आओ, तुम्हें बताएं अभी बड़े उतनी देर से आयो, जा दान दिया तुझे, तुझे मैंने मृत्यु को दान दिया। और जैसे उन्होंने ये बोला तो ये माना जाता है कि जितने भी पंडित वगैरह थे सब उठ के चले गए। ये तो आपने क्या किया, आपने छोटे बच्चे को मृत्यु दान दे दिया, मृत्यु को दान दे दिया, यमराज को दान दे दिया। ठीक है, खैर जो बोला है तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला कि हे पिताश्री आपने बोला है तो मुझे अनुष्ठान परफॉर्म करिए और हमारे यमराज को दान दीजिए। ठीक है, काइंड ऑफ स्टोरी है। ठीक है, अब स्टोरी है तो नहीं ऐसे कैसे दान दिया सकता है यमराज को? ये बेटा समझने की चीज़ है, गहरी बातें हैं, ये समझो जरा उसको। अभी तुम्हें समझ में आएगी क्या गहरी बातें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो है ये जाता है यम के पास। कौन? नचिकेता। यमराज वहाँ मिलते नहीं है, कहीं टूर पे होते हैं उस टाइम पे। तो ये जो है लगभग 3-4 रातें, नहीं 3 रातें जो है भूखे प्यासे वेट करते हैं यमराज के ऑफिस में। ऑफिस के जो वो थे बॉडीगार्ड, ही वाज लाइक सरप्राइज्ड। वो जब यमराज आते हैं तो बताते हैं कि मतलब पहले तो एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं कि यमराज के घर में आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी ऐसे। ठीक है, कि मतलब हमको मृत्यु नहीं दे सकते हैं ऐसे। यमराज आते हैं पूछते हैं कि ऐसा क्यों है भाई, क्यों मृत्यु लेना चाहते हो? तो चल मांगो 3 विशेष मांगो, क्योंकि तुम 3 रात भूखे प्यासे रहे हो यहाँ पे, मांगो तुम्हें 3 विशेष क्या मांगनी। नचिकेता मांगते हैं, पहला वो बोलते हैं कि हमारे जो पापा है उनका जो गुस्सा है वो शांत हो जाए। यमराज बोलते हैं ठीक है, हो गया शांत। दूसरा मांगो, दूसरा ये मांगते हैं कि हमें उस अग्नि के बारे में बताओ जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो वो फिर बताते हैं किसको? नचिकेता को, कि वो क्या अग्नि है। अग्नि इन दी सेंस कि किस तरीके से आप ये कर सकते हो कि एक्चुअल में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो उन्होंने इनको समझाया नॉलेज का पार्ट, कि भाई नॉलेज लेके डिसिप्लिन में रह के, डिसिप्लिन में रह के और सही कर्म करके, यानी राइट एक्शन परफॉर्म करके आप क्या है, आप मोक्ष अटेन कर सकते हो। इसको नचिकेता अग्नि बोला गया। ठीक है, तो ये 3 फोल्ड फायर है, नॉलेज, डिसिप्लिन, राइट एक्शन। और जो तीसरा इन्होंने मांगा, दैट वाज द बिग क्वेश्चन, दैट वाज व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद क्या होता है? तो यम वाज लाइक कि भाई कुछ भी पूछ लो यार, तुम कुछ भी मांग लो हमसे, तुम कितनी भी धन दौलत मांग लो, वेल्थ मांग लो, कितने तुम ऐशो आराम मांग लो, प्लेजर्स मांग लो, लेकिन ये मत पूछो कि इसका जवाब तो मुझे क्या भगवानों तक को नहीं पता है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये वेल्थ सब टेम्परेरी है, प्लेजर्स ये सब टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। ये जो एटर्नल चीज़ है, जो शाश्वत है, वो क्या है? वो है ज्ञान, वो शाश्वत है, वो एटर्नल है। तो मुझे वो दीजिए आप, वो बताइए मुझे, क्योंकि ये सब प्लेजर वेल्थ ये सब क्षणिक है, टेम्परेरी है, कुछ दिन के लिए रहेंगे, लेकिन जो हमेशा साथ रहेगी वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही क्या है? शाश्वत है, एटर्नल है। तो फिर ये बताते हैं कि किस तरीके से मोक्ष को अटेन किया सकता है, और मृत्यु के बाद तो इनके पास क्लियर कट आंसर नहीं था इनके पास। ठीक है, तो ये एक एनर्जी ड्रॉ करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके से आप मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं और किस तरीके से एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, जो कि आपको भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये एनर्जी उन्होंने ड्रॉ करी जो मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू समझाने वाला हूँ। देखो अगेन इसका पेपर से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी लाइफ है वो एसएससी से कहीं 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 ज़्यादा बड़ी है। अगर ये एसएससी है तो ये हमारी लाइफ है। ठीक है, एसएससी जस्ट अ डॉट, वो हमारा सिर्फ एक हिस्सा है जिंदगी का, जिंदगी से बड़ी है, और इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। ये समझिए तो जीवन का जो एग्जाम उसमें आप पास हो जाएंगे एसएससी का। समझिए बेटा, तो कोर्स की फीस जो है ना अगली बार बढ़ाना। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एसएससी नहीं, इसमें लाइफ को भी क्रैक करते हैं। खैर समझिए इसमें, तो इसमें एनर्जी इस तरीके से ड्रॉ करी जाती है कि ये है हमारी आत्मन, ये राइडर, ये बैठा हुआ है जो इस रथ को चला रहा है। रथ क्या है? बॉडी, शरीर। शरीर को कंपेयर किया रथ से इसने, नचिकेता, ये यम जी बता रहे हैं, यमदूत जी नचिकेता को। ठीक है, ये एरो पे मत जाइएगा। ठीक है, ये जो माइंड है हमारा, माइंड क्या है? माइंड है रेंस। रेंस मतलब ये जो ये रस्सियां हैं, और ये कौन है? ये हमारी बुद्धि। माइंड नहीं, बुद्धि, इंटेलेक्ट। कैसे सर? इंटेलेक्ट समझे नहीं, बुद्धि मन माइंड अलग है। हाँ अलग है। कैसे कैसे अलग है? अलग ऐसे है कि मेरे माइंड ने बोला, कहाँ यार ये फालतू में पड़े हुए सब क्या बुद्धि मन वेद। चलो इंस्टाग्राम पे चलो, एकदम मजा आ जाएंगे, एक रील देखने को मिलेगी अक्षय खन्ना की, धुरंधर, मजा आ जाएंगे एकदम, और तुम चले गए। लेकिन एक दूसरा पर्सन था वो रुक गया। ऐसा क्यों हुआ? दोनों के मन ने सेम चीज बोली, लेकिन एक की बुद्धि ने उस मन को पकड़ा, लगाम लगाया अपने सेंसेस पे, और रुक यहीं रुक, कहाँ जा रहा है? आत्मन आनंद में, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, उसको फिर क्लास लेने के बाद सुकून मिल रहा है, मजा आया आज क्लास लेके। ठीक है, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरा। और दूसरा इंस्टाग्राम पे, भैया क्या हुआ है, क्या हो गया हमसे, क्या हो गया, लेक्चर भी चला गया, अब तो बैच खरीदना पड़ेगा, लाइव क्लास भी चली गई, अब तो यार पीछे हो गया, अब मैथ्स की क्लास होने वाली, फिर इंग्लिश की लगी, कैसे करेंगे? आत्मा ये क्या हुआ? आत्मन परेशान हो गया है, ये राइटर जो परेशान हो गया। तो हमें करना क्या है? हमें जो है ये जो सेंसेस हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं, ये भागेंगे। ये हमने देखा किसी को, चलो घर चलते हैं। तो सेंसेस क्या है? हमारे 5 सेंसेस, जिसमें हमारा टेस्ट आता है, हमारी स्मेल आती है, कि हम सुनते हैं वो आता है, हमारा जो स्पर्श यानी कि जो स्किन है वो आता है, जो हम देखते हैं वो आता है। तो ये सारे हमारे 5 सेंसेस होते हैं। ये 5 घोड़े हैं, ये हमारा माइंड है। माइंड हमारा सेंसेस के पीछे भागने लगता है। लेकिन अगर हमारी बुद्धि यानी जो चैरिटर है, चैरिटर मतलब जो रथ को चलाने वाला है, हमारी बुद्धि, एरो में मत जाना। ठीक है, हमारी बुद्धि, हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा? इस मन का इस्तेमाल करके सेंसेस को पकड़ेगा। आप कहाँ जा रहे हो? उससे क्या होगा? ये आत्मन आराम से राइड करेगा, ये आत्मा सीधे मोक्ष की तरफ जाएगी, आनंद की ओर इसको प्राप्ति होगी। लेकिन अगर ये वीक होगा, इंटेलेक्ट वीक होगा, ये इधर उधर ये परेशान हो जाएगा। क्यों परेशान हो जाएगा? क्योंकि उसकी इंटेलेक्ट, ये जो चैरिटर जो रथ चलाने वाला है वो वीक है। वो जहां जहां उसके सेंसेस भाग रहे हैं वहां उसका माइंड जा रहा है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसके बियॉन्ड, उससे बाहर निकल गया है। अब भगवत गीता में इसी चीज़ को इस तरीके से दर्शाया गया है कि जो हमारा मन है वो इंद्रियों की तरह है। ठीक है, वो इधर उधर जाएगा। ठीक है, वो इंद्रियों की ओर भागेगा हमारा मन, लेकिन उसको हमें पकड़ के क्या करना है?
ठीक है, उसको वापस लाना है, वो फिर भागेगा, उसको फिर वापस लाना, वो फिर भागेगा, फिर वापस लाना है। तो मतलब इसमें ये दिखाया गया कि भाई ऐसा नहीं कि बस तुरंत ही वो आ जाएगा, इतना आसान नहीं है। एसएससी तो कुछ नहीं है उसके सामने, एसएससी तो कुछ नहीं है इसके सामने कि अपने मन को कंट्रोल करना मन को अर्जुन जी बोलते हैं हे कृष्ण जी कि ये मन को कंट्रोल करना तो वायु को कंट्रोल करने से भी, एयर को कंट्रोल करने से भी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। या फिर एक्चुअली ये कृष्ण जी बोलते हैं, जब वो अर्जुन जी बोलते हैं कि इस मन को कैसे कंट्रोल करें तो बड़ा मुश्किल है, तो बोलते हैं बिल्कुल वायु को कंट्रोल करने से भी ज़्यादा मुश्किल है मन को कंट्रोल करना, लेकिन वो इधर जाएगा फिर वापस आ जाना, वो फिर जाएगा फिर वापस इसको लेके आना है। ऐसे ऐसे बार बार हमें क्या करना है, अभ्यास करना है इस चीज़ का, वैराग्य अभ्यास, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। और धीरे धीरे पॉइंट आएगा जब हमारा मन हमारे पूरे कंट्रोल में आ जाएगा और तब हम कट 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 घोड़े में भाग के सीधा मोक्ष के दरवाजे में घुस जाएंगे जाके। समझ आई चीज़? अब बोलो परमार बाबा की। तो जो हमारे कुछ स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी निकल के आए वेदों से, जो इन पे बिलीव करते हैं, जो इन पे विश्वास करते हैं, जो इन पे मान्यता रखते हैं, वो 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, जिसमें कि संख्य फिलॉसफी जो है वो सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट ऑफ ऑल है, ठीक है। संख्य फिलॉसफी, न्याय फिलॉसफी, वैशेषिका, योग, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, मेडिटेशन। यस, मुद्दा भी है कि इंटेलेक्ट को मजबूत कैसे करें। इंटेलेक्ट को मजबूत किया जाता है नॉलेज से, ज्ञान से, सही तरीके के ज्ञान से इंटेलेक्ट को, ठीक है। 2 घोड़े 9 पैर, अच्छा बेटा घोड़ा और भी है उधर, दिख नहीं रहा है, ये भाई सब पैर गिन रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ ज्ञान दे रहे हैं, इनको ये पैर गिनने में लगे, क्यों? केंद्र में आत्मज्ञान रहे तो सब सही होगा। हाँ, आपको है ना, बहुत उतारा जाता है बनाया तो सब इसी के ही प्रमाण है। आएंगे उस पर भी, ठीक है, जब महाजन पढ़ाएंगे तब, ठीक है। बाबा पे चढ़ गए बस बताइए। चलो आगे बढ़ेंगे सर। कंपाइल ये फिलॉसफी किस उपनिषद में है ये बताता रहा हूँ। ये आपका कट उपनिषद जो कि यजुर्वेद का हिस्सा है, उसमें दिया हुआ है। ये नचिकेता और यम के बीच का जो डायलॉग है उसमें, ओके ठीक। चलो, तो ये जो है संख्य फिलॉसफी, इसमें ओल्डेस्ट है और इसमें पुरुष और प्रकृति के बारे में, यानी पुरुष का मतलब हो गया हमारी प्योर कॉन्शियसनेस, ठीक है, और प्रकृति यानी नेचर, इसके बारे में बताया गया। सबसे पुराना है ये, पुरुष और प्रकृति के बारे में इसमें लिखा है कि किस तरीके से हमें यूनिवर्स के साथ इंटरेक्ट करना है और हमारा जो गोल है वो गोल है लिबरेशन का, मोक्ष का गोल है हमारा, ठीक है। और कैसे क्या अचीव करना है वो योग के थ्रू, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। संख्य फिलॉसफी में न्याय फिलॉसफी है, ठीक है। ये किसने दी थी? संख्य, शंख बजाते थे ऐसे हाथ लो, कपिल देव, कुछ भी याद कर लो, रिलेट कर लो। न्याय गौतम ने दी, साइंटिफिक अप्रोच उन्होंने दिया, लॉजिक का स्कूल है, लॉजिक रीजनिंग, ठीक है, ये सब का स्कूल है भाई। मैं बता रहा हूँ इतना, मतलब तुम छोड़ दो सारे वे, तुम उपनिषद भी अगर ढंग से समझ लो ना, तुम्हारा कल्याण हो जाए। इनफैक्ट जो हमारे बाबा लोग हैं, ये पंडित जी लोग, ये अगर बताना शुरू कर दें तो कल्याण हो जाए, लेकिन ये बताएंगे नहीं, बस ये जय करवाते रहते हैं, ये इसकी जय उसकी जय, ये कर दो तो ये हो जाएगा, वो कर दो तो ये हो जाएगा, फालतू का जो होता है। नॉट ऑल बाबाज बट मोस्ट ऑफ द बाबाज जो हम देखते रहते हैं, और वो हमें समझ भी आता है। अब ये सब किसी को बातें बताओ जो उपनिषद में लिखी, नॉर्मली लोगों को समझ आती नहीं है। तो बाबा लोग भी वैसे तुमको खुद भी नहीं पता होती हैं मोस्टली लोगों को, ठीक है, नॉट टू टीम एनीवन, लेकिन जो असली होते हैं, असली इन द सेंस जो एक्चुअल में वेदों की नॉलेज रखते हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक्चुअल में मोक्ष अटेन करना है, लिबरेशन एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये एक हार्श ट्रूथ है लेकिन ये ट्रूथ है। वैशेषिका पे आते हैं, ये लॉजिक और रीजनिंग के हुई है। और वैशेषिका की बात करेंगे तो ये फिजिक्स ऐसे याद करो, एटम वगैरह, परमाणु वगैरह के बारे में बताता है। ये दिया था कन्नड़ ने, किसने दी थी फिलॉसफी? कन्नड़ ने। देन योग फिलॉसफी पतंजलि ने दी, ठीक है। किस तरीके से योग का मतलब होता है यूनियन, यूनियन का मतलब होता है किस तरीके से बॉडी और माइंड का यूनियन करना है, वो कैसे एक सिंक में रहनी चाहिए, तो वो यहाँ पर पतंजलि जी ने दिया, ठीक है। उत्तर मीमांसा ये वेदांत है, जिसमें उपनिषद फिलॉसफी, क्योंकि अभी मैंने बताया था उपनिषद को ही वेदांत बोलते हैं क्योंकि ये वेदों के अंत में दिए हुए हैं, तो इसलिए वेदांत वेदों के अंत में। बद्रायण ने फिलॉसफी दी। पूर्व मीमांसा, इसको हम बोलते हैं कर्मकांड, रिचुअल्स लिखे हुए वेदों के, कर्मकांड, ठीक है, कि क्या हमारे कर्म है, क्या हमारी ड्यूटी है जो हमें फॉलो करना है, वो कर्मकांड लिखे हुए पूर्व मीमांसा में, जो जैमिनी ने परफॉर्म किया, जो जैमिनी ने दिया, ठीक है। ये 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं जो इनमें वेदों में बिलीव करते हैं। इनको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स, ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स। अब जैसे कि हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, ठीक है, तो कभी बोलते हैं कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो कर लो तो हो जाएगा, नहीं, वो एक्चुअल चीज़ें बताते हैं कि हाँ ठीक है, कि किस तरीके से आप नाम जप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें, वो एक्चुअल चीज़ें, ठीक, किस तरीके से मन की शांति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। ये नहीं कि जाओ तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी और ये वो फलाना ढिमका, ठीक है, ये तो फर्जी की चीज़ें मुझे तो लगती हैं, ठीक है। खैर आगे आते हैं वेदांगों पे। वेदांग क्या होते हैं? वेदांतों से अलग होते हैं। वेदांत, वेदों का अंत, उपनिषद, वेदांग अलग होते हैं। वेदांत और वेदांग को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वेदांग हैं क्या? दे आर टूल्स टू अंडरस्टैंड वेदास। वेदों को समझने के लिए आपको इन 6 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, 6 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। किन किन का? शिक्षा, यानी कि जो वर्ड्स को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है सही तरीके से, उसका नॉलेज होना चाहिए। क्या सही प्रैक्टिस है उसका नॉलेज, किस तरीके से उसको परफॉर्म करना है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। व्याकरण, ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप वेदों को समझ पाएंगे। निरुक्त, निरुक्त वर्ड्स जो वर्ड है, एटिमोलॉजी, निरुक्त स्टडी ऑफ एटिमोलॉजी। ज्योति, स्टडी ऑफ लाइट, लाइट या फिर एस्ट्रोनॉमी स्टडी को हम बोलते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, इन सब पे जो फोकस करता है उसको हम ज्योति बोलते हैं। और छंद होता है स्टडी ऑफ जो पोएटिक मैटर दिया होता है वेदों में, उसको समझने के लिए छंद समझने पड़ेंगे, लेकिन छंद क्या होते हैं, तो 6 चीज़ों को पहले जानिए तब वेदों को पढ़ने जाइए। इन्हीं को वेदांग बोलते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योति और छंद, ठीक है, ओके। अर्ली जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हिमालय को हिमवंत के तौर पर लिखा गया है और हिंदू कुछ जो पर्वत श्रृंखलाएं उनको मुंजावत के तौर पर लिखा गया है, ठीक है, ओके। इसके तौर पे मेंशंस ऑफ सप्त सिंधु और इन ऋग्वेद, तो यहाँ पर ऋग्वेदों में सप्त सिंधु के बारे में लिखा हुआ है, जहाँ पर ये ऋग्वेदिक लोग रह रहे थे सप्त सिंधु वाले क्षेत्र में। इंडस को बोला गया सिंधु लिखा गया वहाँ पर, झेलम को वितास्ता लिखा गया, चिनाब को अस्किनी लिखा गया, रावी को पुरुषनी, ब्यास को विपाशा, सतलज को शतद्री और सरस्वती को सरस्वती लिखा गया है, जो कि एक मिथिकल और पौराणिक नदी है जो अभी देखने को नहीं मिलती है। कभी कभी कहीं से थोड़ा पानी निकल आता है तो बोलने लग जाते हैं हो ये सरस्वती नदी है। खैर, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम ज्योग्राफी में पहले ही पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी में सारे नाम बता चुका हूँ आपको पहले ही, ठीक है। तो याद रख सकते हो जेवी, ठीक है, जेवी हो गया, पुर, रावी, पुरुषनी, रा रहा है, ब्यास, विपाशा, सतलज, शतद्री, नाम में ये समझ आ रहा है, ब्यास, विपाशा, सतलज, शतद्री, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जेवी और सी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, चिनाब अस्किनी, ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक, ऑलराइट, ठीक है। सोसाइटी की अगर बात करें, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, 4 वर्णों में डिवाइडेड थी। वर्ण सिस्टम वाज नॉट हेरिडिटरी बट बेस्ड ऑन प्रोफेशन, हेरिडिटरी नहीं था, यानी ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य, शूद्र का शूद्र, नहीं, आपका प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन आपका धंधा क्या है, उसके बेसिस पे बनोगे, ना कि
आप क्योंकि बस ब्राह्मण के बेटे हो इसलिए ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण वो है जो ज्ञानी और जो त्यागी है। अभी कुछ दिनों पहले सीरियस में मैंने पढ़ाया, तो वहाँ पर मैंने उनको एक स्टोरी मतलब बताई, जो कि रियल स्टोरी है, जो कि मेरे मोहल्ले में हुई अभी कुछ दिनों पहले ही, तो मैं बता देंगे। तो छोड़ो। तो इसमें क्या होता है कि आप जो भी हैं वो आप अपने धंधे प्रोफेशन के बेसिस पे, ना कि अपने कर्म के बेसिस पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो हो सकता है कि मैं जन्म से तो यानी कि मेरे फादर मदर क्षत्रिय हो, ठीक है, क्षत्रिय, लेकिन क्योंकि मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं नॉलेज डिसिपेट कर रहा हूँ, मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ, तो मैं क्या होगा, ब्राह्मण हुआ उस हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से पंडित हुआ। ठीक है, तो किसी गाना सुनेगा, हाँ बेटा चप्पल खाएगा, अच्छा बताओ। एक्चुअली हुआ क्या कि कोई मोहल्ले का देखता ना, हमारे देखते तो हैं कुछ लोग, ऐसा मुझे रिसेंट टाइम पता चला है कि मोहल्ले को कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। एक ने तो बताया था एक दिन, तो क्या बता देते हैं, कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो हुआ कुछ कि जैसे हमारे मोहल्ले में बगल में एक पंडित जी रहते हैं, ठीक है, पंडित जी इन द सेंस बाई कास्ट पंडित जी थे वो, ठीक है। तो गाड़ी वाला आया, कैसे कचरा निकाल, तुमको तो गाना सुना ही होगा, तो रोज आता था कचरा डालते थे, ठीक है। एक दिन पैसा वसूली के लिए गाड़ी वाला, संडे का दिन था, आई थिंक अभी पिछला 2 या 3 संडे पहले की बात है, जब गाड़ी वाला आया और उसने पैसे मांगे, क्योंकि पैसे कुछ तो देने होते हैं हमको, ठीक है, कचरा फेंकने के, पता नहीं आप लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ लगता है कुछ 50 से 100 रुपये कुछ तो होता है। अब कुछ तो बहस हो गई, इन्होंने पैसे नहीं दिए पंडित जी ने, ठीक है, इन्होंने बोला भाग जाना है, दैनिक जागरण में पता है, और वो लेडी थी, ठीक है, जो पैसे लेने आई थी वसूली के लिए, वो लेडी थी वो, ठीक है। तो उसने बोला पैसे ऐसे, मतलब कुछ तो पैसे होती है, मुझे नहीं पता, मैं तो अपने रूम में था, ठीक है। फिर एकदम जब लाउडनेस बढ़ी तब मैं भागा, अभी जाना तो पड़ेगा, रोज थोड़ी ना होती लड़ाई, रोज थोड़ी ना आपको अवसर देखने को मिलता है कि मोहल्ले में लड़ाई हुई, तो जब भी लड़ाई हो तो देखना चाहिए जाके, उससे क्या होता है कि हमारी जो मेंटल स्ट्रेस है वो डाउन होती है और हमारी मेंटल हेल्थ ठीक होती है। अनलेस कि आप ही वो लड़ाई का हिस्सा है तो बात अलग है, अगर नहीं है तो फिर तो आप बढ़िया आराम से। तो जूस बना, फिर मैं जूस का ग्लास लेके एकदम बढ़िया एंजॉय किया थोड़ी देर में लड़ाई को। तो उसमें लड़ाई का हिस्सा कुछ ये था कि दिस इज लाइक हमारे पंडित जी एंड दिस इज दैट लेडी, ठीक है। पंडित जी पैसा नहीं दे रहे थे, दैनिक जागरण होने की धौल जमा रहे थे थोड़ा सा, तो ठीक है। तो ये जो लेडी है वो चिड़ गई काफी ज़्यादा, नहीं चिड़ नहीं, मतलब ऐसा कुछ तो डायलॉग बाजी हो रही थी, फिर उन्होंने पंडित जी ने बहुत ही गंदी भद्दी गाली दे दी, बहुत ही भद्दी गाली दे दी, ठीक है। एंड देन शी वाज लाइक आई लेडी, भाई साहब क्या सुनाया, ये तू पंडित है, हाँ तू मतलब तू पंडित नहीं, तू डैश है, वो क्या बोलूँ, ठीक है, ठीक है। लास्ट में मतलब ऐसे बोलेगी तो पंडित है, थू पंडित, तो तेरी मतलब वो क्या बोलूँ, मतलब सिर्फ वो गालियों में पूरी चली थी लड़ाई। तो मतलब मजा तो खूब आया, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन पूरा गाली, इतना उन्होंने गालियाँ सुनाई उनको पंडित जी को, एंड आई वाज लाइक सरप्राइज्ड कंप्लीटली कि भाई खैर। तो मतलब वो है कि भाई पंडित जो है वो ज्ञानी और त्यागी होता है, ज्ञानी होना चाहिए और त्यागी होना चाहिए पंडित को। पंडित वो नहीं है कि बस हमारा सरनेम ये है और ये है, ये तुम पंडित है, हमारा सरनेम ये तुम क्षत्रिय है, ठीक है। आपको अगर जो है तो उसको फिर आपको वो भी करना चाहिए, अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि हम ये हैं वो हैं, तो फिर आपको फॉलो भी करना चाहिए। आप भी देखो कितने ही ज्ञानी और त्यागी और कितने ही हमारे शूरवीर होंगे। जैसे अपनी बात करूँ तो पहले शूरवीर में कौन सी शूरवीरता दिखा रहा हूँ, क्या शूरवीर था भाई, मैं तो पढ़ा रहा हूँ तुमको, तो वैसे तो मैं पंडित हुआ उस हिसाब से, तो खैर। तो चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट प्रेवलेंट, ठीक है, इस टाइम पे चाइल्ड मैरिज बिल्कुल प्रेवलेंट नहीं थी, मतलब मजा आ गया होता है सच में, मतलब नॉट टू मीन इन द अदर सेंस, लेकिन मजा आ जाता थोड़ा सा, तो आता कि नहीं आता, झूठ बोलना तुमको भी। सर वो ज्ञानी है लेकिन गलत फील्ड में, अच्छा अच्छा अच्छा, गाली इतनी दी ना उन्होंने, इतनी दी, हाय हाय। और बिल्कुल मेरे हिसाब से तो सही किया, बिकॉज अब किसी विमेन को वो अपना हक मांग रही हो, अपने जेब में थोड़ी ना रख रही है। आप कहीं भी काम करते हो, दैनिक जागरण में हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हो, या ए एस ओ सी एस एस हो, उससे क्या लेना देना भाई, पैसे मांग के दो, उसको अपने हक का मांग रही हो, एंड यू आर अब्यूजिंग हर। और इतनी गंदी भद्दी गाली कौन सुनेगा भाई, सुन लेते हैं लोग, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, दबा के उन्होंने एक दिन उन्होंने 100 दिन, और बाद में गुम्मा मतलब मीठा समझते हो, मीठा ही मारी गई हो, तो और दिल खुश हो गया। क्या लड़ाई का हिस्सा अगर आप नहीं है तो मजा तो आता है। खैर, चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट प्रेवलेंट, बाल विवाह जो है प्रचलित नहीं था, ओके, चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट प्रेवलेंट। सोसाइटी बहुत ही कैसी थी, इगैलिटेरियन थी। इगैलिटेरियन का मतलब है इक्वालिटी थी, द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज गुड, यानी मेन और वुमेन में डिफरेंस नहीं था। विडो मैरिज अलाउड थी, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अलाउड था, नियोग बोलते हैं उसको, वो अलाउड था। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस थी वो काऊ की थी, अघन्य बोला गया इसको, नॉट टू बी किल्ड, जिसको मारा नहीं जा सकता है, मतलब काऊ ही वेल्थ डिसाइडर हुआ करती थी, जिसके पास सबसे ज्यादा काउज होती थी उसको गोमत बोला जाता था, वेल्दी पर्सन बोला जाता था। तब ऐसा पैसा नहीं चलता था, करेंसी नहीं चलती थी उस टाइम पे, बार्टर सिस्टम ही चलता था, बार्टर सिस्टम, ये ले लो वो दे दो, इस तरह का, ठीक है। जैसे कि हमने हड़प्पा में भी देखा, ठीक है, गाय को संपत्ति निर्धारक माना जाता था, गोमत गविष्ठी होता था, काउज के लिए बैटल होता था, गायों के लिए जो युद्ध होता था उसको गविष्ठी बोला जाता था। तो ध्यान रखना, सोसाइटी ठीक है, बहुत सही है, वर्ण सिस्टम हेरिडिटरी नहीं है, रिजिड नहीं है कि नहीं ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ऐसा नहीं है, जो काम करोगे जो धंधा करोगे उसके हिसाब से तुम्हारा कैटेगराइजेशन होगा, विडो बिल्कुल मैरिज हो सकती है। सोसाइटी इगैलिटेरियन है, इगैलिटेरियन का मतलब है इक्वालिटी है पूरी तरीके से मेन और वुमेन के बीच में। काउ वेल्थ डिसाइडर है और काउ के बीच के जो काउ के लिए जो बैटल है दैट इज गविष्ठी, ओके। पॉलिटी की बात करेंगे तो इलेक्टिव मोनार्की थी, एंड रिमेंबर अर्ली वैदिक एज की बात कर रहा हूं अभी, अर्ली वैदिक एज में कैसी थी पॉलिटी, ध्यान रखना है, ट्राइबल किंगशिप थी, ट्राइब का किंग हुआ करता था, ना कि टेरिटोरियल किंगशिप। सभा, समिति और विदट, 3 असेंबली हुआ करती थी, ये 3 असेंबलीज हैं जो हुआ करती थी, असेंबलीज, ठीक है, 3 असेंबलीज। पहली एक असेंबली सभा, कम्युनिटी ऑफ प्रिविलेज्ड, ठीक है, कम्युनिटी ऑफ प्रिविलेज्ड, जो विशेष अधिकार प्राप्त समुदाय है वो, ठीक है, उसको बोलते हैं सभा। समिति है कम्युनिटी ऑफ कॉमन पीपल, सामान्य लोगों का जो समुदाय है उसको समिति बोला गया, और विदट इज कम्युनिटी ऑफ रिलीजियस पर्पसेस, धार्मिक उद्देश्य के लिए, जो धार्मिक जो कामों के लिए होता था उसको बोला गया विदट, ठीक है, धार्मिक कामों के लिए होता था विदट आपका, ऑलराइट, क्लियर थी चीज। और इसमें ध्यान रखना है विमेन कुड पार्टिसिपेट इन बोथ सभा एंड समिति, विमेन का पार्टिसिपेट, अगर आपने पहली स्लाइड देखी आज की जहां पर वो वैदिक शुरू किया था तो उसमें विमेन भी बैठी हुई थी, है ना, तो विमेन का भी पार्टिसिपेशन था यहाँ पे, ऑलराइट। रैंकिंग ऑफ ऑफिशियल की अगर बात करें तो पुरोहित प्रीस्ट होता था, सेनानी आर्मी चीफ होता था, ग्रामीण विलेज होता था, यजमान कौन होता था, हुआ यजमान, तो यजमान होता था हाउस होल्डर, जिसके घर में यज्ञ होता था। तो यज्ञ जो है अलग अलग पर्पसेस के लिए होते थे, ठीक है, यज्ञ अलग अलग पर्पसेस के लिए होते थे, यज्ञ परफॉर्म करेगा प्रीस्ट, लेकिन किसके घर में होगा, यजमान के घर में, हाउस होल्डर के घर में होगा। तो ज्यादातर घरेलू कामों के लिए भी यज्ञ करवाए जाते थे और पॉलिटिकल यज्ञ भी हुआ करते थे, जिनके बारे में भी देखेंगे, 3 राजसूय, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ। तो कुल था, कुल से ग्राम बना, ग्राम से वेश, जन और राष्ट्र। खैर ये ध्यान रखना, हाउस होल्डर कौन था, यजमान बोला था, प्रीस्ट, पुरोहित, सेनानी, आर्मी चीफ, ग्रामीण विलेज है, ठीक है। राजन कौन है, हु इज राजन, राजन है वो ट्राइबल चीफ, वो ट्राइब का चीफ, ठीक है, वो ट्राइबल चीफ है वो राजन। राजन को कौन है सिद्ध करा, सेनानी। यजमान कौन है, वो जिसके घर में यज्ञ होता है,
रिलीजन दे वर्शिप नेचर, नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म। व्हाट डज दिस मीन? प्राकृतिक बहुदेववाद, यानी एक भगवान की वर्शिप नहीं, बहुत सारे भगवानों की वर्शिप होती थी। याद कर देखो, रुद्र हो गए, है ना, अग्नि हो गए, सोम हो गए, हमारे सूर्य हो गए, अदिति हो गई, उषा हो गई, कितने सारे गॉड एंड गॉडेसेस। तो एक होता तो मोनो, बहुत है तो पॉली, क्योंकि यहाँ पर कोई टेम्पल नहीं है, ठीक है, कोई टेम्पल नहीं है, सो नो आइडल वर्शिप, कोई ऐसा आइडल वर्शिप नहीं, तो सिर्फ नेचर की वर्शिप होती थी। दे डिड नॉट वर्शिप एनी आइडल्स, दे परफॉर्म सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। सैक्रिफिशियल प्रेयर्स होती थी, सैक्रिफिस मतलब सैक्रिफाइस करते थे, सैक्रिफाइस यानी यज्ञ परफॉर्म करते थे, आहुति देते थे, दे आहुति पे आहुति, दे आहुति पे आहुति, ठीक है, यज्ञ होती रहती थी। तो यज्ञ अलग अलग पर्पस से होते थे, अलग अलग कारणों की वजह से होते थे, लेकिन हम पॉलिटिकल यज्ञ देखते हैं, यज्ञ करवाए जाते थे किस लिए? जैसे आज यज्ञ करवाया जाता है, किस लिए करवाया जाता है? तो भैया देखो, पहले के टाइम पे ऐसा था, जैसे तुम्हें बताते हैं, आज तुम अगर कार लेने जाओ, तुम्हारे पास मान लो कि रुपए हैं, तुम्हारी औकात है 10 लाख की, 9-10 लाख की तुम्हारी औकात है, ठीक है, कि 9 लाख तक की कोई औकात 8-9 लाख की। तुमको पता है पड़ोसी के पास स्विफ्ट है, तुमको लगा यार इसके पास स्विफ्ट है, क्रेटा लेके आएंगे, आती वाले 15 की, 14-15 की, लेकिन कोई नहीं, सही लेंगे, क्रेटा लेके आएंगे। क्यों? सुप्रीम ऐसी जमाएंगे मोहल्ले में कि भाई आई किसी के पास क्रेटा, आ जाओ, वो तो किसी के पास, पता चला फिर कोई फॉर्च्यूनर लेके आया वो अलग है। लेकिन तो यज्ञ भी काइंड ऑफ अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करने के लिए, अपनी पॉलिटिकल हेजेमनी दिखाने के लिए कि भाई यहाँ का राजा मैं हूँ, उतने बड़े से बड़े यज्ञ करवाए जाते थे। पॉलिटिकल यज्ञ में अगर बात करें तो अलग अलग कारण है, तो ये पॉलिटिकल की पर्पस की बात कर रहा हूँ। भगवान अब जैसे यज्ञ है, तो यज्ञ में अग्नि जी होती है, उसमें आहुति दी जाती है, तो माना जाता है जिस चीज़ की आहुति दी जा रही है वो भगवान तक जा रही है सीधा, तो हमारा कल्याण होगा, घर हमारा फलेगा फूलेगा। आज भी तो यज्ञ होते हैं, इसलिए तो होते हैं, यज्ञ होते रहते हैं, जिसकी हैसियत है इकोनॉमिकली तो करवाता रहता है कि भाई चलो करवा देते हैं यज्ञ, घर में खुशहाली बनी रहेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यज्ञ आज भी होते हैं, तो हाउस होल्डर यजमान के घर में होते हैं। पॉलिटिकल यज्ञ होते हैं जो मैं 3 तरीके पढ़ने, राजसूया, ठीक है, राजसूया, वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये 3 यज्ञ। राजसूया है कोरोनेशन, जब ताजपोशी हो रही है, किसकी? उसी की, किसकी? उसी की, मतलब उस ट्राइब के किंग की या टेरिटरी किंग की, टेरिटरी का किंग आगे आएगा, मतलब उस किंग की, समझ लो किंग की कोई ताजपोशी हो रही है, ठीक है, अब से मैं राजा मैं बन गया। अब राजा ऐसे तो बनोगे नहीं, पावर दिखानी पड़ेगी, शक्ति दिखानी पड़ेगी। वो शक्ति दिखाई जाती थी वाजपेय में, कहीं इसको ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ बोलते हैं। ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ मतलब कि भैया इसको करवा के मैंने पूरी शक्ति अंदर ले ली, ये पी लिया मैंने स्ट्रेंथ को, अब मैं राजसूया के लिए तैयार हूँ कोरोनेशन के लिए। अश्वमेध यज्ञ अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने के लिए। टेरिटोरियल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि भैया मैंने अपना घोड़ा छोड़ा, ठीक है, घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा वो टेरिटरी मेरी हो जाएगी, जहाँ जहाँ जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ जाएगा टेरिटरी मेरी, जैसे घोड़ा कहीं भाग जाएगा तो टेरिटरी सब उसकी होती चलेगी, ऐसे तो सब अपने अपने में घोड़े छोड़ दें। यहाँ पे आगे भी तो सुनो कि अगर किसी ने घोड़ा रोक लिया, मतलब अगर किसी को है सुनो ये टेरिटरी हमारी है, ऐसा थोड़ी ना घोड़ा यहाँ घुसा है तो तुम्हारी हो जाएगी। तो अगर ऐसा है तुमको लगता है तुम्हारी टेरिटरी तो रोक लो उसको, और अगर तुमने रोक लिया मतलब सीधे तुमने उसको चैलेंज दे दिया कि बेटा ये टेरिटरी हमारी है, आओ लड़ो और घोड़ा लेके जाओ, फिर भगाओ, ठीक है, नहीं तो घोड़ा तो यहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा? बैटल होगा, समझिए। तो अश्वमेध टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए हो रहा है, वाजपेय स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, उसके बाद कोरोनेशन के लिए राजसूया, ये पॉलिटिकल यज्ञ हो गया, ठीक। राइट, यहाँ पर पॉटरी मिली, जैसे बर्तन मिले, तो बर्तन हमने देखा था हड़प्पा के टाइम पे कैसे बर्तन मिले थे, ब्लैक एंड रेड वेयर थे वहाँ पे, हाँ, ब्लैक ऑन रेड या रेड ऑन ब्लैक वेयर था वहाँ पे, वो ब्लैक एंड रेड वेयर धीरे धीरे अर्ली वैदिक की बात कर रहा हूँ, ये ऑक्रे ऑर्चे नहीं है, ऑक्रे ऑक्रे, ठीक है, ऑक्रे ऑक्रे का मतलब होता है गेरुआ, देख सकते हो गेरुआ पॉटरी देखने को मिली। तो ब्लैक एंड रेड वेयर वहाँ थी, हड़प्पा, अभी हम ऑक्रे में आ चुके थे, ठीक है ना। ना कमिंग ऑन टू लेटर, हो तो लेटर पूरा पढ़ना नहीं, बस 5-10 मिनट का है, क्योंकि मेरी हमने वेदों के बारे में, तो क्योंकि लेटर वैदिक मतलब सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पढ़ लिया हम के बारे में, ठीक है, लेटर वैदिक के बारे में हम यहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि जो बाकी हमारे वेद हैं वो तो हम देख चुके हैं, लेकिन इसमें पॉलिटी कैसी थी, सोसाइटी कैसी होगी वो देखते हैं। तो अदर जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, साम मतलब म्यूजिक, यजुर्वेद मतलब कैसे कोई रिचुअल परफॉर्म करना, कैसे परफॉर्म करना, प्रेयर करनी है, वो सब लिखा हुआ है। और अथर्ववेद की अगर बात करेंगे तो उसमें मैजिकल स्पेल्स और चांट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, क्लियर। और होत्री वेदों को रिसाइट करता है, उद्गाता हमने देखा सामवेद को रिसाइट करता है, ध्यान रखना यजुर्वेद को कौन रिसाइट करता है, उसको बोलते हैं अधवार्यु बोलते हैं उसको, और जो अथर्ववेद को करता है, अथर्ववेद को करता है उसको बोलते हैं ब्राह्मण, ठीक है। तो अब ये जो लोग हैं ये सप्त सिंधु वाले क्षेत्र से, सप्त सिंधु मतलब इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उससे अभी लोग आगे इधर की ओर शिफ्ट होने लगे थे, क्योंकि पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ रही थी, तो धीरे धीरे और आगे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुए। जो आर्यन थ्योरी पे बिलीव करते हैं उनका एक ये भी एक एविडेंस है कि भाई देखो ये लोग आए सबसे पहले यहाँ से चले हुए, इसीलिए ऋग्वेद में तुमको कहीं गंगा यमुना का जिक्र ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी लोग उसके बारे में पता ही नहीं था कि वो वहाँ से आए थे, यहाँ से चले गए थे। जब आगे धीरे 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 बढ़ते हैं तब कहीं जाके गंगा यमुना इन सब का जिक्र मिलता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना, यमुना को अगर तो ज्यादा नहीं थी, गंगा एक बार बस मेंशन है, ठीक है, ध्यान रखना, गंगा एक बार मेंशन है ऋग्वेद में, गंगा को ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ, बस एक बार मेंशन है। यमुना ऋग्वेद में 3 बार मेंशन है, सबसे जो ज्यादा बार मेंशन है वो पता है कौन सी है? सरस्वती, 50 से 70 बार मेंशन है वो, सरस्वती इंपॉर्टेंट है, यमुना का सिर्फ 3 बार ऋग्वेद में और एक बार गंगा का जिक्र था। तो आर्यन एक्सपैंडेड फ्रॉम पंजाब, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एक्सपैंडेड फ्रॉम पंजाब टू वेस्टर्न यूपी, अपर पोर्शन जो था, अपर पोर्शन यानी यहाँ पे जो थे उनको कुरु कुरु बोला गया, और यहाँ पर पांचाल बोला गया, कुरु पांचाल, महाभारत में आपने सुना होगा, है ना, अब इनकी लड़ाई हम अगले लेक्चर में कराएंगे। तो कुरु और पांचाल, जो ऊपर यहाँ पे थे उनको कुरु बोला गया, नीचे वाले को पांचाल बोला गया। आयरन वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, आयरन सबसे पहले यहाँ पे डिस्कवर हुआ था, यानी कि हड़प्पा में नहीं था, इवन अर्ली वैदिक एज में भी नहीं था, ऋग्वेदिक काल में भी आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। इसके बारे में कैसे पता चला? जब यजुर्वेद में यानी कि ऋग्वेद में नहीं बाकी कोई वेदों में मेंशन था, श्याम अयास या कृष्ण अयास, श्याम या कृष्ण का मतलब होता है ब्लैक, अयास का मतलब होता है मेटल, तो वो जो ब्लैक मेटल है, वो जो काली धातु है, वो कोई और नहीं बल्कि आयरन के बारे में वहाँ पर जिक्र है। वहाँ पे आयरन तो ऑब्वियस बात नहीं लिखा हुआ कि आयरन इंग्लिश में था नहीं, तो वहाँ पर श्याम या कृष्ण अयास के तौर पर मेंशन है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सपेंशन पॉसिबल भी हो पाया। अभी तक ये सब सिंधु में बैठे हुए थे, बैठे आराम से, आयरन जब मिला तब एक्सपेंशन शुरू हुआ, आयरन के वेपन्स बनाए, हॉर्सेस का यूज करके, तब धीरे धीरे आगे द्वाब क्षेत्र में बढ़ना ये शुरू किया, ठीक है। और इसीलिए एग्रीकल्चर भी लोग शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो कम्युनिटी थी, दिस कम्युनिटी दिस वाज पेस्टोरल, शुरू में लिखा हुआ था ना, जो मैंने बोला था अभी मत देखो इसको, तो पेस्टोरल कम्युनिटी थी, यानी कि चराने वाले का काम करते थे, ऐसा नहीं था एग्रीकल्चर था ही नहीं बिल्कुल, हड़प्पा वाले को करते थे, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, करते थे, ऐसा नहीं करते। जैसे कि ऋग्वेद में अगर बात करूँ तो मेंशन भी है, ऋग्वेद में क्या एकदम से वो दिमाग से जा रहा है, एक तो जो व्री है वो मेंशन है, चावल को, राइस को बोला गया है, और गेहूं को बोला गया है, वीट को, जी से नाम है कुछ, तो दिमाग से जा रहा है, एकदम से दिमाग से जा रहा है, जी से नाम है उसका कुछ तो,
गोधुमा, ठीक है, गोधुमा, गोधुमा बोला गया है, ठीक है। और जो यवा है, जो जवा बार्ले, उसको यवा के तौर पर मेंशन किया गया, लेकिन मेन ये दो चीज़ें जो है खाने के तौर पे यूज़ की जाती थी। बार्ले वॉज यवा, ठीक है, राइस वॉज व्री, वीट वॉज गोधुमा, तो व्री और गोधुमा ज़्यादा मेंशन है आपके ऋग्वेद में। तो सही एग्रीकल्चर था नहीं, लेकिन मेन पेस्टोरल कम्युनिटी थी। पेस्टोरल से अब ये लोग एग्रीकल्चर में शिफ्ट होंगे। सो इट एग्रीकल्चर वॉज द चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, किंग ऑल्सो डिड मैनुअल लेबर इन द फील्ड, व्री मीन्स राइस, गो अच्छा लिखा था सब कुछ, यवा बार्ले, धन है आपका धान, ग्रेन और सीरियल्स, ठीक है। पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो सेंट्रलाइज हो चुका था थोड़ा सा, सभा भी थी, समिति भी थी, विदट डिसअपियर हो गई थी, यानी खत्म हो गई थी लेटर वैदिक आज में आते आते तक, ठीक है। जो रिलीजियस असेंबली है कि भाई ब्राह्मण्स, इतना ज़्यादा उनका डोमिनेशन बढ़ चुका था ब्राह्मणों का कि उन्होंने ये खत्म ही कर दिया था इस सब्जेक्ट को, और सभा जो है इसमें डोमिनेशन बढ़ गया था ब्राह्मण्स का, विमेंस का पार्टिसिपेशन खत्म कर दिया था कि विमेंस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, ब्राह्मण्स इसको खत्म कर दिया, और ब्राह्मण्स का डोमिनेशन इतना ज़्यादा बढ़ने लगा, इतना ज़्यादा बढ़ने लगा। यही कारण है कि क्यों वैश्य और शूद्र जो है वो और मतलब उनको दबना पड़ा काइंड ऑफ, क्योंकि इनका ये कहना था कि भाई देखो ये अगर बिना परफॉर्म किए तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, मोक्ष मिलने वाला नहीं है, शांति मिलने वाली नहीं है, समृद्धि मिलने वाली नहीं है, ये कि तुम करवाओगे तो हमसे कराना पड़ेगा, हम ही कर सकते हैं आगे, और तो ऐसे कोई कर नहीं सकता। आज भी आप देख लो, तुम किसी और को बुलाते हो ब्राह्मण के अलावा किसी को, पंडित जी को बुलाते हो ये कराने के लिए, हमारे बिना तो हो नहीं सकता। और जब आएंगे तो हमको कुछ ऑफरिंग देनी पड़ेगी, फल फूल सब पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, तो पैसा नहीं तो ऑफरिंग देनी पड़ती थी, आज भी है। अगर कोई इसको बात नहीं सब ऐसे कैसे करते हैं, मैं तो कह सकता हूँ कि मैंने तो देखा ही होता है, ठीक है। अभी जैसे पापा के साथ है तो उस टाइम पे तो मैं कहूँगा, ठीक है, तो वहाँ के गाँव के पंडित जी थे, तो शादी वगैरह हुआ तो हमको 500 का पत्ती दिया, अलॉन्ग विद एवरीथिंग, फल वगैरह तो दिए जाते हैं, तो बोले 500 बस, तो फिर उनको 2000 देना पड़ता है। हाँ ठीक है ना, गुड, आदमी डर के मारे दे भी देता है, यार दे दो यार पंडित जी, कहीं जो पर्पस जिस वजह से बुलाया कहीं कुछ गलत ना हो जाए, डर का सब खेल चल रहा है, ठीक है, सब डर का खेल। तो वही है, तो ऐसा नहीं कि सब पंडित है, कुछ होते हैं जो नहीं है कि भाई जो आपका मन पड़े जो इच्छा है वो आप दे दीजिए, लेकिन कुछ होता है कि सीधा मांगते हैं भैया 500 में तो क्या ही होता है, आजकल 500 में तो कुछ होता है या नहीं होता है। हाँ आजकल पंडित जैसे हैं कि ज्ञान देंगे कि क्या रखा है गृहस्थ में, खुद जो है पैलेस बुक करेंगे करोड़ों का, शादी करेंगे धूमधाम से, ठीक है। खैर अच्छा तुम खुद कर लेते हो, अच्छा तुम लगता है उसमें पढ़े हो डीएवी स्कूल में, क्यों इसलिए खुद कर लेते हो अपना ना, अपना काम स्वयं करें या कि खुद ही परफॉर्म करें। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, तो सभा डोमिनेट करा था ब्राह्मण्स, वुमेन का पार्टिसिपेशन खत्म हो गया था, समिति से बिफोर यानी कि जो कॉमन लोगों की असेंबली हुआ करती थी वो थी। तो यही कारण है कि क्यों हीटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स निकल गया, जैनिज्म बुद्धिज्म, जिनके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कल, ठीक है, क्योंकि उनको यानी कि जो वैश्य शूद्र है उनको एक ऑल्टरनेटिव रिलीजन से मिल गया। सोसाइटी वन सिस्टम वही था, लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा कैसा हो चुका था, रिजिड हो चुका था, ये रिजिड हो चुका था, ठीक है, वन सिस्टम बहुत ज़्यादा, ओके। और कंडीशन ऑफ वुमेन डिटेरेट होने लगी थी, खराब होने लगी थी, विडो मैरिज अलाउड नहीं था। गोत्र सिस्टम यहाँ से निकल गया। गोत्र का मतलब होता है कि भाई जहाँ गाय बनती हैं, गाय पवित्र होती थी, तो जहाँ गाय बनती थी सबकी उसको एक गोत्र बुलाता था। जैसे कि मान लो कि वशिष्ठ गोत्र है, तो वशिष्ठ गोत्र का मतलब हो गया कि वशिष्ठ जो जगह है, कुछ तो यहाँ पर हमारी गाय बनती थी, तो अगर मान लो मेरा तुम्हारा गोत्र सेम है तो मतलब हमारी तुम्हारी गाय एक जगह बनती थी, मतलब हम तुम हुए भाई बहन या भाई भाई, ठीक, इसलिए सेम गोत्र मैरिज अलाउड नहीं होती है, क्योंकि सेम गोत्र का मतलब है कि हमारी तुम्हारी गाय कभी तो एक टाइम में एक जगह बनती होंगी, एंड वी आर भाई, अगर हम देखें आर फ्रॉम एंसेस्टर्स तो हमारे एंसेस्टर्स सेम ही थे, या फिर हम भाई भाई या भाई बहन हुए, तो इसलिए मैरिज इन सेम गोत्र इज नॉट अलाउड, ओके। आश्रम की अगर बात करेंगे तो आश्रम हम पहले ही देख चुके हैं कि आश्रम क्या होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ओके। मैरिज अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम होता है जहाँ लड़का हाई कास्ट से होता है, ठीक है, और जो लड़की होती है वो लोअर कास्ट से होती है, लड़का इज फ्रॉम हायर कास्ट, लड़की इज फ्रॉम लोअर कास्ट। अनुलोम विवाह इज परमिटेड, प्रतिलोम विवाह इज नॉट परमिटेड, गर्ल इज ऑफ हायर कास्ट बट बॉयज ऑफ लोअर कास्ट, ओके। 8 तरह की मैरिज लिखी हुई यहाँ पर, ब्रह्म विवाह, गंधर्व, देव, अर्श, प्रजापति, असुर, राक्षस और पैश्य विवाह। तो ब्रह्म विवाह मैरिज विद इन सेम वर्ण और वैदिक रिचुअल्स, अगेन सेम वर्ण है, सेम गोत्र नहीं, सेम गोत्र में अलाउड नहीं होती मैरिज, आजकल तो खैर हो जाती है, आजकल सब कुछ हो जाता है, ठीक है, आजकल की हमारी सोसाइटी मॉडर्नाइज हो रही है कि नहीं। चलो, गंधर्व विवाह लव मैरिज, दैव विवाह जहाँ पर फादर डोनेट कर देता अपनी बेटी को पंडित को दक्षिणा के तौर पे, अर्श विवाह टोकन ब्राइड प्राइस ऑफ अ काउ एंड बुल वर्क में काइंड ऑफ दहेज टाइप दिया जाता है। प्रजापति मैरिज विदाउट डाउरी जो इसको प्रजापति विवाह बोलते हैं। असुर खरीद के लड़की को शादी करना, असुर विवाह। राक्षस विवाह अबडक्शन किडनैप करके। पाश विवाह इन दिस टाइप ऑफ मैरिज अ गर्ल हु इज नॉट इन हर सेंसेस इज फोर्सिबली मैरिड ऑफ, जो गर्ल किसी सेंसेस में नहीं है उसको जबरदस्ती शादी करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, राइट। तो ये 8 तरीके के विवाह यहाँ पर मेंशन है। अब आप बताइए, क्योंकि 11 बज चुके हैं, तो आप बताएंगे कि आपको किस तरीके का विवाह करना है, जिस पर उंगली रख देंगे वही होगा, 11 बजे की जो विश है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, धर्म के बारे में देखते हैं कि रिलीजन कैसा हो गया। अभी सर आपकी हो गया बेटा, सर आपका कौन सा गोत्र है? हमारे यार ना अभी बताया था पंडित जी ने कि गोत्र याद रखा करो कुछ तो था यार, कुछ तो अग्निवंशी या सूर्यवंशी में से कुछ है शायद, या वशिष्ठ गोत्र है शायद, वशिष्ठ है या अग्निवंशी है, इन दोनों में कोई है, आई थिंक वशिष्ठ है शायद। सर आप मानते हो 11 नहीं मानते तो नहीं थे, लेकिन पता नहीं मानने लगे। अच्छा राक्षस विवाह करोगे, अपन को देख रहा बोला राक्षस विवाह करेंगे। तो गोत्र कैसे पता चलता है? ये तो शायद पास ऑन किया था, मम्मी से पूछो, मम्मी पापा से। सर गलती से असुर विवाह पे उंगली रख दी है, ओहो ऐसी गलती कैसे हो सकती है भाई। चलो सर खाना खा के आए क्या, खाना नहीं खा के आए, नाश्ता करके आए, ठीक है। रिलीजन पे आते हैं। अदर गॉड्स लाइक रुद्र गेन मोर इंपॉर्टेंस, इन भगवानों की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, इन ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंस खत्म होने लगी। इंद्र भी लाइक कि भाई देखो एग्रीकल्चर होने लगा, पहले हम थोड़ा डेजर्ट रीजन रहते थे, अब आ चुके हैं बढ़िया फर्टाइल रीजन में, तो हे इंद्र अब तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, तो कृपया देखो इंसान भगवान भी अपने मतलब पे चुनता है, अपने मतलब के लिए, ऐसा नहीं कि भाई जिसका बनाया सो चुन लिया, अपने मतलब के लिए। खैर कोई नहीं, राइट आगे बढ़े। तो पुशन को गॉड ऑफ कैटल बोला गया, केम टू बी रिगार्डेड एज गॉड ऑफ शूद्रास। पुशन कौन है? गॉड ऑफ कैटल है। प्रजापति है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। आइडल वर्शिप इंपॉर्टेंस होने लगी, आइडल वर्शिप की। एनिमल सैक्रिफाइस इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना, जो पशु बलिदान है वो शुरू हो गया, ठीक है, ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। डिफरेंट काइंड ऑफ यज्ञ जो है ये परफॉर्म किए जाने लगे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय, वाजपेयी, जिनकी मैंने चर्चा पीछे करी थी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा ट्राइबल किंगशिप नहीं थी अब थी टेरिटोरियल किंगशिप, यानी ये टेरिटरी का राजा मैं हूँ, ठीक है, टेरिटोरियल किंगशिप होने लगी, यानी कि अब टेरिटरी को एक्सपैंड जब करने की बात आएगी तभी तो अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया जाएगा।
तभी तो यशोमेघ को परफॉर्म किया जाएगा कि भाई अब टेरिटरी का एक्सपेंशन करना है, तो चलो यशोमेघ परफॉर्म करते हैं, अब हम राजा बनेंगे टेरिटरी के, चलो राजसूया करते हैं, वाजपेय करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ऋग वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज में, और यहाँ था आपका ये लेटर वैदिक एज में, राइट। पॉटरी, लास्ट स्लाइड हमारी पॉटरी ग्रे कलर की होगी। अगेन रिकॉल करो, ब्लैक एंड रेड कैसी थी हड़प्पा में, फिर अर्ली वैदिक में ऑक्रे कलर में शिफ्ट हो गया, ऑक्रे कलर पॉटरी होगी, ओसीपी। अब हो गई आपकी पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रेवेयर, क्या बोलते हैं इसको, पेंटेड ग्रेवेयर, पीजीडब्ल्यू। ऑलराइट, वी आर डन, नो नॉट डन, एक बार डिफरेंस समराइज कर लेते हैं, देन वी आर डन। पेस्टोरल कमिटी थी, एग्रीकल्चरिस्ट हो गया। बेटर गिवन कंडीशन, एगलिटेरियन सोसाइटी थी, खराब हुई कंडीशन। वन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन प्रोफेशन, वाज नॉट रिजिड, यहाँ रिजिड हो गया, हेरिडिटरी हो गया, प्रोफेशन पे नहीं, कोई आइडल वर्शिप नहीं, यानी कोई मूर्ति पूजन नहीं, मूर्ति पूजन शुरू हो गया। ऋग्वेद कंपाइल हुआ था इस टाइम पे, यहाँ पर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये सब कंपाइल हुआ। यहाँ ट्राइबल पॉलिटी थी, यहाँ टेरिटोरियल पॉलिटी थी, यहाँ ट्राइबल किंगशिप थी, और यहाँ पर टेरिटोरियल किंगशिप थी। विदर्थ यहाँ डिसअपियर हो गया था, खत्म हो गया था। गॉड लाइक इंद्र और अग्नि, इनकी इंपॉर्टेंस लेटर वैदिक एज में खत्म हो गई थी। रुद्र और इन सबकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी। बैच खरीद लो गाइस, ठीक है। तो जिसको भी रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए, वीडियोस मिलती हैं आपको डेली, वीकली, एवरीथिंग, ठीक है। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलता है, ठीक है। और आपके घर में जो है स्पेशल जो है खाने पीने का बंदोबस्त भी करवाया जाता है। चलो, तो फैटमैन से याद आया, फैटमैन में कुछ करेक्शंस वगैरह देख लेते हैं। करेक्शंस तो क्या कुछ नहीं होंगे, एड-ऑन्स देख लेते हैं। ज़्यादा होंगे तो नहीं यार आज, आई थिंक शायद। तो चलो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। बाकी जिसको इंग्लिश का बैच लेना है तो वो भी इंग्लिश का बैच है, पीएसपी सर पढ़ाते हैं, आपको पता है कैसा मस्त पढ़ाते हैं सर। और कॉम्बो चाहिए तो कॉम्बो में आप पर मार्क 4.0 कूपन का यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। चलिए, कोई डाउट क्वेरी है तो यहाँ पर संपर्क साधें। चलिए क्वेश्चन करिए तब तक। पहले पेज से आते हैं, रुको। ज़्यादा तो आज कुछ होगा नहीं यार, हाँ। एक चीज़ लिख लेना यहाँ पे, दूसरे वाले पेज पे 87 होगा, ठीक है, कि इलेक्टिव मोनार्की तो थी, यहाँ पे ये लिख लेना कि किस तरीके की थी, ठीक है। टेरिटोरियल किंगशिप हुआ करती थी यहाँ पे, ये चीज़ लिख लेना। और अर्ली वैदिक में ट्राइबल किंगशिप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऋग वैदिक गॉडेस इज करेक्ट। ऋग वैदिक गॉडेस के बारे में कौन सा सही है। उषा रिप्रेजेंट फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, नो भैया। सिनीवली बिस्टोज चिल्ड्रन, सिनीवली जो है बच्चे देती हैं। अदिति गॉडेस ऑफ डॉन नहीं है, उषा है। अदिति तो गॉड ऑफ गॉडेस है। राका जो है गॉडेस ऑफ स्पीच नहीं है, गॉडेस ऑफ क्या है बताओ। राका, याद करो, फुल मून, प्रॉस्पेरिटी की गॉडेस नहीं है राका। चलो दूसरा क्वेश्चन करो। कुछ है तो नहीं यार आज। हाँ, पॉटरी में ना एकदम आखिरी में लिखा हुआ, पॉटरी में ऑकरे में एरो मार करके लिखो। चलो मैं अभी यहाँ पे कर देता हूँ, ऑकरे में मार करके करो, लिख लो अर्ली वैदिक, ठीक है। ब्लैक एंड रेड वेयर को काट दो, ठीक है। ये रुक जाओ अभी, रुक जाओ, आगे लिखा है इसमें पॉटरी। लेटर वैदिक एज की पॉटरी लिखी है कि नहीं लिखी है, लिखी है। लेटर वैदिक एज की पॉटरी आखिरी लिखी है, तो काटने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ लिखने की ज़रूरत है, सब लिखा हुआ है आज तो। खैर कोई नहीं, सब लिखा हुआ है सच। हाँ, ये लिख लेना, जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारे, इशुकृत और इशुकरा क्या है, तो एरो है, तो ये लिख लेना ये, ठीक है, क्योंकि ये नहीं लिखा होगा उसमें इशुकृत। अब ये देख लो, CDS 1 2025 में पूछा गया, इशुकृत या इशुकारा। चलो अगला क्वेश्चन करो, ये क्या है, एरोज हैं। व्हाट आर दीज आर एरोज, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट। सबसे, वैसे भी पढ़ा नहीं है ये हमने, ठीक है, तो इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे तो होगा यहाँ पर अष्टाध्यायी, जो पन्नी ने लिखी थी, ठीक है। अष्टाध्यायी ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है संस्कृत ग्रामर में, अगर देखेंगे अष्टाध्यायी लिखी थी पन्नी ने। कब लिखी थी, लगभग लेटर वैदिक एज, वही 5th सेंचुरी BC के टाइम पे। Who among the following ऋग्वेदिक गॉड्स was considered to be the guardian of roads, herdsmen, cattle, इन सब का। वायु, रुद्र, वरुण या फिर पुषान। भैया वायु तो हवा के हैं, रुद्र नहीं होंगे, वरुण, वरुण तो गॉड ऑफ वो हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डर, रीत, ठीक है, पानी। पुषान होंगे, अभी देखा था, कैटल के, हर्ड्समैन, रोड। कमिंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वोक्ड गॉड इन द ऋग्वेद। सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में, ऋग्वेद का मतलब क्या है, अर्ली वैदिक एज।
और अर्ली वैदिक एज में हमने देखा है कि इंद्र की बहुत इंपॉर्टेंस थी और फिर इंद्र की इंपॉर्टेंस चली गई थी लेटर वैदिक एज में। वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, थैंक यू सो मच, थैंक यू कविता जी। अगला क्वेश्चन करिए 7th नंबर, वैदिक नेम ऑफ रिवर एंड मॉडर्न नेम लिखा हुआ है। फार्मान के पढ़ने के बाद यूपीएससी सीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ें या डायरेक्ट स्टैंड बुक पर जाएं? देखो, सिर्फ अगर सीएससी का है तो आप जा सकते हो स्टैंडर्ड बुक में भी। अगर आप ये मेरे लेक्चर्स ले रहे हो ना 4.2 बैच में हो, ठीक है, फिर आपको उसके लिए स्टैंडर्ड बुक पे ही सीधा जाओ, फिर एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है। सिविल सर्विसेज के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी सीडीएस और इन सब एग्ज़ाम के लिए तो नथिंग, नो बुक की भी नीड नहीं है। फैटमैन है, बैच है, डन, ठीक है। एसएससी हो, सीडीएस हो, आईबी हो, कल मैंने डाला था, याद है, मैंने टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट शेयर किया था, ऑल इंडिया रैंक 25, कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो कोई भी एग्ज़ाम आए यार, कोई भी एग्ज़ाम आ जाए फिर, ठीक है। अस्किनी सीए करना था, सीए मतलब चेनाब, तो 1। वितासा जेवी झेलम पुरुषनी रावी, ठीक है। चौतांग हो जाएगी दृशात्वाती, तो 2143 ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो CDS 2 2024, द टर्म यूज फॉर सीरियल्स इन द ऋग्वेद आर गोधुमा, व्रीहि, यवा, धन्य, तीलन, खाला, प्रियांगु एंड शामक। So please say the numbers in English if you are not writing it please। भूल जाता हूँ यार मैं को, जैसे एग्जांपल दो कि मैंने ऐसा क्या हिंदी में बोल दिया, क्योंकि आई नो काफ़ी लोग साउथ इंडिया या फिर नॉर्थ ईस्ट से हैं, उन लोगों को हिंदी बिल्कुल समझ नहीं आती होगी, नंबर्स तो खासकर। चलो, तो प्रियांगु का मतलब तो यार पत्ती होता है, लीफ होता है, ठीक है। आंसर होगा गोधुमा और व्री। गोधुमा मतलब आपका जो गेहूँ हो गया, और ये आपका चावल हो गया, हाँ। चलो, हाँ, ऋग्वेद के बारे में कौन सा सही नहीं है? अगेन ऋग्वेद मतलब वही अर्ली वैदिक सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं भी, ठीक है। चलो सर, आप क्वेश्चन पूछना है तो देखो, मैं शेयर तो कर रहा हूँ अपना व्हाट्सएप, लेकिन वही है ना कि ऐसा नहीं कि सर हमारा क्लास नहीं चल रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा है। उसके लिए नंबर लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। क्लास नहीं चल रहा, नोट्स अपलोड नहीं हुए हैं, कोई टेक्निकल, कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड इशू है, सब्जेक्ट रिलेटेड इशू है, सब्जेक्ट में मतलब ये समझ नहीं आया ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये नंबर कभी कभी मैं देख लेता हूँ इस पर व्हाट्सएप, ठीक है, मेरे पास रहता है ये, तो इस पर आप तभी जब आपको कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट हो तो आप मैसेज करेंगे, और आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आ ही जाएगा रिस्पॉन्स, ठीक है। क्योंकि जब मुझे कभी टाइम मिलता है तभी रिस्पॉन्स मैं रिस्पॉन्ड कर पाता हूँ, ऐसे नहीं कि तभी कभी भी मतलब आप एक्सपेक्ट करोगे तुरंत रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। यहाँ पर तो मिल जाएगा ये वाले नंबर पर टेक्निकली है, ठीक है। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर कभी ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और जैसे मेलुआ वाली चीज़ है, ठीक है, तो वैसे तो मैंने बताई थी, और अगर मान लो ना बताई होती, स्किप हो जाती तो इसलिए भी मैं शेयर करूँ कि अगर कभी कुछ इस तरीके से लगे तो। ओके, ऑलराइट। डीटीज वर वर्शिप्ड थ्रू प्रेयर एंड सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, यस, ट्रू है। द गॉड्स आर प्रेजेंटेड एज पावरफुल हु कुड बी मेड टू इंटरवीन इन द वर्ल्ड ऑफ मैन वाया द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है, ट्रू। द गॉड्स वर सपोज टू पार्टेक ऑफ द ऑफरिंग्स एज दे वर कंज्यूम्ड बाई द फायर। ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है, बिल्कुल, कि जो अग्नि में डालेंगे वो सीधा भगवान के पास ही जाएगा। सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म्ड इन द टेम्पल। टेम्पल तो होते ही नहीं थे अर्ली वैदिक एज में, कहाँ होता था? यजमान के घर में होता था, ठीक है। द टर्म्स यूज फॉर सीरियल्स, सीरियल यही होते हैं मेन, इन्हीं का यूज़ होता था, ठीक है। यवा का तो था लेकिन धन्य का नहीं था वहाँ इस्तेमाल, ठीक है, धन्य का नहीं था, इसलिए हमने बी के साथ हम नहीं गए, ठीक है। ऑल राइट, ओके, चलो। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करिए। 9 में देखो, धन्य का मतलब सीरियल्स ही होता है, लेकिन ऋग्वेद में पूछा है, एंड अकॉर्डिंग टू मी द टर्म्स यूज फॉर सीरियल्स इन द ऋग्वेद, यवा तो हो गया बारले आपका, ठीक है, यवा तो हो गया बारले, धन्य भी आपके सीरियल्स ही होता है। ये तो होगा नहीं, तिल खा ले, ये तो लीफ होता है। एक बार ना इसका ऑफिशियल आंसर की चेक करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि ऑफिशियल आंसर की चेक करना पड़ेगा, सी और डी तो नहीं होगा,
ठीक है, गोधुमावृही। वैसे तो आंसर की आई थिंक लास्ट में दी हुई होगी, तो उसमें हम चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है, आखिर में। चलो अभी क्वेश्चन करो ये वाले, आखिर में हम चेक कर लेंगे, क्योंकि ऑफिशियल से भी कई बार मैच करना ज़रूरी हो जाता है। द अर्ली आर्यंस, दैट इज ऋग्वैदिक लोग, हु वर एसेंशियली पैस्टोरल, डिड नॉट डेवलप एनी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर विच कुड मेजर अप टू अ स्टेट इन ईदर एंशियंट और मॉडर्न सेंस। बिल्कुल सही है, ऐसा कोई टेरिटरी उन्होंने नहीं स्थापित करके रखी थी, कोई उनका स्टेट नहीं था ऐसा, ठीक है। स्टेटमेंट 2 की अगर बात करेंगे तो किंगशिप वॉज द सेम एज द ट्राइबल चीफशिप, द टर्म राजन बीइंग यूज्ड फॉर ट्राइबल चीफ हु वॉज primarily a military leader and who ruled over his people and not over any specified area. True. जो राजन था वो कौन था, वो मिलिट्री लीडर था, ठीक है, वो रूल्ड ओवर हिज पीपल, ट्राइब के ऊपर रूल करता था, किसी स्पेसिफिक एरिया में नहीं। दूसरा भी सही है, यानी कि दोनों सही है। और रीज़न जो स्टेटमेंट 2 है वो सही एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ नया नहीं है। ये है चारों हैं, पढ़ो और बताओ कौन सा सही है। सर जी बरसीम काटते हुए पूरी क्लास कंप्लीट कर ली। अच्छा, बरसीम काट रहे हो, बहुत अच्छे। बरसीम समझते हो तुम लोग? क्यों? बरसीम मतलब होता है जो जानवरों का, जो भैंस गाय होते हैं ना, खाना, हमारे यहाँ बरसीम बोलते हैं उसको। लगता है हमारे आसपास का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में आपको बताना है कौन सा सही है। ऋग्वैदिक रिलीजन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म। यस, अर्ली वैदिक एज में ही था। यस, दे कैटल का चारा, बिल्कुल हमारे भी। हाँ सर, मुझे अपनी मम्मी को बुक गिफ्ट करनी, कौन सी करूँ? मम्मी को बुक गिफ्ट करनी है, एक तो चित्रा बनर्जी दिव्य कुरने की किताब है, पैलेस ऑफ इल्यूजन करके है, उसका हिंदी में कुछ तो बोलते हैं उसको, ध्यान मुझे पता नहीं है। पैलेस ऑफ इल्यूजन सो हिंदी में भी आती है, वो कर सकते हो, ठीक है। देयर आर स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज बिटवीन द ऋग्वैदिक रिलीजन एंड द आइडियाज इन ईरानियन जेंडा वेस्टा। यस, वैदिक सैक्रिफाइसेस वर कंडक्टेड इन द हाउस ऑफ द प्रीस्ट। नो, प्रीस्ट के घर में नहीं होती थी, यजमान के घर में होती थी, ठीक है। यजमान हाउस होल्डर होता था, प्रीस्ट नहीं होता था। तो तीसरा गलत, एक दो तो सही है ही है। Vedic sacrifices were of two kinds, those conducted by the householder and those that required ritual specialist. Yes, एक तो जो हाउस होल्डर घर में होती थी और एक जो रिचुअल स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती थी। 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेद, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइम्स रिफ्लेक्ट अपॉन मैरिज सेरेमनीज। तो मैरिज सेरेमनीज 10th मंडल पुरुष शुक्ता की हाइम दी हुई है जिसमें, ठीक है। एट द बैंक्स ऑफ विच रिवर वॉज द बैटल ऑफ 10 किंग्स फॉट इन द अर्ली वैदिक पीरियड। तो प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी पर तट पर 10 राजन युद्ध हुआ था? सरस्वती, दृशाद्वाती, ठीक है, जो हमने अभी देखा था, पुरुषनी या फिर शतुद्री, ठीक है। और फैट मैन में इसका भी जिक्र कर लेंगे, आई थिंक मेंशन नहीं होगी है, ठीक है। जब भी हमने पीछे भी देखी थी, अगर आपने अभी देखा हो दृशाद्वाती, ठीक है, तो ये किसके लिए? चौतांग जो नदी है उसके लिए, तो ये भी थोड़ा सा नोट कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो 7वें मंडल में हमें बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में पता चलता है, जो पुरुषनी रिवर के बैंक्स पे हुआ। किस मंडल में? 7th मंडल से हमें पता चलता है इसके बारे में। ओके, अगला है, अभी नहीं कर पाएंगे इसका, अपम भ्रासा, ठीक है। ये एक लैंग्वेज है, इट अपीयर्ड इन रिकग्नाइजेबल फॉर्म इन 6th सेंचुरी। ये बाद में निकल के आती है, ये हम पढ़ेंगे अभी नहीं, गुप्ता पीरियड के टाइम पे। वैसे ये सही है आपका, ये डेवलप्ड, ये भी सही है, आंसर सी होगा, लेकिन ठीक है अभी हमें नहीं करना है। ये डेवलप हुई प्राकृत, जैसे संस्कृत के बाद आई प्राकृत, प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश, इससे डेवलप हुई हिंदी, इसी से डेवलप हुई हिंदी। तो खैर आगे हम देखेंगे गुप्ता एरा के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द एंशियंट इंडियन स्मृति लिटरेचर। का पार्ट कौन सा है? ये आपसे पूछा, पुराण है, रामायण है, कल्पसूत्र हैं, या फिर वेद हैं। तो स्मृति का मतलब ये होता है याद से, श्रुति का मतलब होता है बोल बोल के। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? पुराण भी हैं, रामायण भी हैं, कल्पसूत्र भी हैं, वेद जो हैं ये श्रुति हैं, स्मृति नहीं है। तो अगर वेद नहीं है तो ये गया 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए। नाउ कमिंग ऑन टूवर्ड्स दी एसएससी और रेलवे के जो क्वेश्चन हैं उनको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं विद इन 10 मिनट्स। द वर्ड वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है नॉलेज, एंड इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड विद, ठीक है। ऋग्वेद द ओल्डेस्ट ऑफ द सेक्रेड बुक ऑफ हिंदुइज्म इज रिटन इन विच लैंग्वेज। तो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो लिखी गई है वैदिक संस्कृत में। गोपत ब्राह्मण इज रिलेटेड टू विच वेद? हाँ ये करो, देयर मस्ट बी अ बुक ग्रामर रूल बेस्ड ऑन लाइफ।
देयर मस्ट बी अ बुक फॉर ग्रामर रूल्स बेस्ड ऑन लाइव क्लास एज वेल एज मैन। अच्छा, अब ये तो ना पीएसपी सर को बोलना पड़ेगा। तो गोपद ब्राह्मण, तो सतपथ ब्राह्मण मैंने किसका बताया था अगर आपको याद हो? यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद याद है? सतपथ ब्राह्मण। गोपथ है आपका अथर्ववेद का, गोपथ है अथर्ववेद का, शतपथ ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशंस डांस नृत्य एंड डांस यूज नृत्यु? तो नृत्य और नृत्यु कौन मेंशन करता है, कौन मेंशन करेगा? तो ये करता है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी टाइम्स गंगा रिवर हैज़ बीन मेंशन इन ऋग्वेद? एसएससी जीडी 2025 ऋग्वेद कितनी बार गंगा मेंशनड है? तो हमने देखा था 1 बार, यमुना 3 बार है, ठीक है, सरस्वती 50 से 70 बार है। इन एंशिएंट टाइम्स हु अमंग द फॉलोइंग कैटेगरिकली मेंशन देयर आर 360 बोन्स इन ह्यूमन बॉडी? किसने मेंशन किया है एंशिएंट टाइम्स में? अगेन अब ये मत सोचना कि सर ये आपने पढ़ा है नहीं, ये भी है नहीं, मतलब आगे पढ़ेंगे अभी हम इसको, ठीक है। अभी का ये नहीं है, आगे का जब महाजनपद वगैरह पढ़ रहे होंगे तब वहाँ चरक आएंगे। चरक संहिता लिखी थी जिनको हम फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, चरक संहिता में इन्होंने लिखा है। सुश्रुत जो है उन्होंने उनको फादर ऑफ सर्जरी कंसिडर करते हैं। खैर शुद्रक और पतंजलि, चाणक्य सब आगे देखें इनके बारे में, ठीक है। व्हाट इज़ वैदिक नेम फॉर रिवर सतलज? सतलज के लिए शतुद्री है, अस्किनी चनाब का है, वितास्ता किसका है? ये झेलम का है, पुरुषनी रावी का है। नॉट मेंशन इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में किसका जिक्र नहीं है? कृष्णा का, यमुना का, सरस्वती या सिंधु का? बता। तो सिंपल सी बात है, यमुना 3 बार मेंशन है, गंगा 1 बार मेंशन है, सिंधु नदी के आसपास रहते थे तो सिंधु भी मेंशन होगी, 30 से 35 बार मेंशन है ये, क्योंकि वहीं रहते ही थे वो। तो कृष्णा साउथ इंडिया की है ना, तो इसलिए वो मेंशन नहीं थी। Which of the following Vedas is primarily the collection of magical spells and charms to ward off evil spirits and diseases? तो इनको ward off करने के लिए कौन सा वेद है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो सामवेद है, म्यूजिक में, और म्यूजिक की ओल्डेस्ट बुक है ये, ठीक। अथर्ववेद की अगर बात करेंगे तो ये है मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स की। ऋग्वेद ओल्डेस्ट वेद है ये। यजुर्वेद की अगर बात करेंगे तो ये किसकी है? प्रेयर्स, रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस की बुक है। कैसे कन्वर्ट करें 3.0 से 4.0? परमार 3.0 कूपन का यूज़ करो, जिस आईडी से लॉगिन कर रखा था उसी से। शुक्ता का मतलब क्या? शुक्ता वॉज नोन एज हाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक बुक्स? तो शुक्ता किसकी हाइम है? कुछ लोग लगता है गुस्सा हो गए हमसे, थोड़ा सा हमने बोल दिया। भाई ऐसा नहीं है कि भाई पंडित जी लोग अच्छे होते हैं, मैं बस इतना बोल रहा हूँ, इसे ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहिए ना। पंडित या फिर ये सब करना इस फील्ड में उसी को जाना चाहिए जो ज्ञानी था। किसी ये कोई धंधा नहीं है। जो भगवा जी बोल रही हैं कि हर फील्ड में इंक्रीमेंट होता है तो उनकी फील्ड में क्यों नहीं, ठीक है। तो वो उनकी फील्ड में इंक्रीमेंट नहीं, क्योंकि वो धंधा नहीं है। धंधा अगर या तो फिर अब बोलो ना कि हम धंधा कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या शुक्ता की अगर बात करेंगे ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, हर चीज़ की रियलिटी होती है, उसको फेस करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैंने सबके बारे में कोई जनरलाइज़ कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग, बहुत लोग हैं जो अच्छे हैं, बहुत लोग हैं जो कुछ डिमांड नहीं करते हैं, जो एक्चुअल में अपना धर्म का वो पालन कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो ऋग्वेद पॉइंट्स टू एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी, व्हाट काइंड ऑफ मैरिज एग्जिस्टेड देयर? ऋग्वेद में मोनोगैमी थी, पॉलीगैमी थी, दोनों थी, या मोनोगैमी थी यानी एक से शादी थी, लेकिन प्रिंसेस जो है लोग थे वो कभी कभी कर लिया करते थे। तो इसका आंसर ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसेस लोग कभी कभी कर लिया करते थे, ठीक है क्या? ऑप्शन नंबर डी। विच मंडल ऑफ द ऋग्वेद इज डिवोटेड टू सोम ड्रिंक? कौन सा मंडल है? सर आप भी फिर धंधा कर रहे हो? हाँ हम तो धंधा कर रहे हैं, सिंपल। हमने कब कहा कि हम ब्राह्मण हैं? हम तो बोल रहे हैं प्रोफेशन से ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण वही है जो ज्ञानी और त्यागी है, जिसने त्याग विद कर दिया तभी ब्राह्मण है। तो मैं भी ब्राह्मण नहीं कहलाया उससे, ठीक है, जब तक कि मैं त्याग ना कर दूँ उस चीज़ का, सिंपल, ठीक है। तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना कि हाँ मैं कर रहा हूँ धंधा
विच मंडल, तो कौन सा मंडल है? 7th मंडल है, ठीक है। 9th में भगवान सोम के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। चलो, और 11 तो 13 तो है ही नहीं, जन। अब खैर एडिक्विटी एआई से जो बनवाया होगा क्वेश्चन, है कि नहीं। चलो, हाँ ये भी आजकल बिन मांगे कोई कुछ देता भी नहीं है, तो मांग लेना चाहिए भी है। बात तो सही है, फ्री की वैल्यू भी नहीं होती है, ये भी है। द टर्म जन इन द ऋग्वैदिक पीरियड प्राइमरली रेफर टू एज, तो जन का मतलब क्या होता है? जन का मतलब होता है लार्ज किंगडम, वो तो महाजनपद हो गया, ट्राइब और रिलेटेड फैमिलीज नॉट रिलेटेड टू द ऋग्वैदिक पीरियड। कौन रिलेटेड नहीं है? नहीं, ऐसा कोई ऑफर तो नहीं आएगा शायद, ठीक है, न्यू ईयर में, ठीक है। ऐसा कोई ऑफर तो नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ऋग वैदिक पीरियड? घोष, गार्गी, अपाल या फिर, तो गार्गी जी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। गार्गी जो जी हैं वो नहीं है, ये स्पेसिफिकली जो बृहदरण्य का उपनिषद है उससे एसोसिएटेड हैं। और बृहदरण्य का उपनिषद किस में है, ये याद करो। बृहदरण्य का जो ओल्डेस्ट उपनिषद है वो किस में है? वो आपका अथर्ववेद में है। 31. Which of the following Vedas is divided into two branches as Krishna and Shukla? तो कृष्ण और शुक्ल नामक दो शाखाओं में विभाजित है, कौन सा वेद है? हाँ सागर, बात तो सही है। तो क्या आंसर होगा? यजुर्वेद, ठीक है। दिस इज योर प्योर, जहाँ पर मिक्सचर नहीं है मंत्र और उनके एक्सप्लेनेशन का, यहाँ पर है कृष्ण ब्लैक, शुक्ल वाइट। 35 तक क्वेश्चन करेंगे बस। सेपरेट ब्राह्मण टेक्स्ट वर रिटन फॉर ईच वेद, द ब्राह्मण टेक्स्ट रिलेटेड टू यजुर्वेद इज, तो यजुर्वेद का कौन सा है? नहीं, मेट्योर कल तो नहीं देखा, 9th होगा ना, कहाँ पे? ओके, वो थोड़ा सा कमेंट में देखने लग गया था ना, थोड़ा सा लोग, कुछ लोग हर्ट हो गए। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था हर्ट करने का, बस मैं तो ऐसे नॉर्मल, तभी मैं ना ये चीज़ें बताता नहीं, तभी मैंने बोला था डिस्कस करूँ क्या वो लड़ाई। अब जैसे मैंने CDS वाले बैच में बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हंसी हंसी में क्लास कट जाती है अपनी। यहाँ पे क्या, थोड़ा सा मुझे कॉशियस रहना पड़ता है, बड़ी जल्दी तुम लोग की भावनाएं आहत हो जाती हैं एक तो। ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं रहता, लेकिन खैर कोई नहीं, अगर किसी की भावनाएं आहत हो गई हैं तो माफ़ी उसके लिए। ओके, तैत्रीय और शतपथ, तैत्रीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। ओके, चलो। तैत्रीय जो आपका ब्राह्मण है ये कृष्ण यजुर्वेद, दैट इज़ ब्लैक जिसको हम बोलते हैं, उससे बिलोंग करता है। और शतपथ से अगर बात करेंगे तो शुक्ल यजुर्वेद, वाइट बिलोंग करता है, ठीक है। ऑल राइट। 33. विच ऑफ द 4 वेदास इज ट्रेडिशनली पेयर्ड विद द उपवेद नोन एज गंधर्व वेद? बताइए। तो गंधर्व वेद, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तैत्रीय और ये गोपथ याद करो, ये एकमात्र टेक्स्ट है उसका जब हमने देखा था अथर्ववेद। हाँ, अथर्ववेद, राइट, अथर्ववेद। चलो, विच ऑफ द 4 वेदास इज ट्रेडिशनली पेयर्ड विद द उपवेद नोन एज गंधर्ववेद? तो ये आपका है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी। द टर्म गोमत का मतलब क्या होता है? गोमत का मतलब हमने देखा था, गोमत वेल्दी पर्सन, गविष्ठी वॉज बैटल फॉर काउस। 35 लास्ट क्वेश्चन। फुल सपोर्ट, अच्छा। सर कर दो त्याग, फ्री में पढ़ा। नहीं नहीं, त्याग तो नहीं हो पाएगा देखो अभी, क्योंकि अभी त्याग तो हम तब करेंगे ना जब वनप्रस्थ और संन्यास की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो नहीं है ना, अभी तो गृहस्थ जीवन भी जीना है। क्या मतलब सर, अभी तो बोल रहे थे सीधा संन्यास में एंटर करके, वो तो मजाक कर रहे थे, मजाक को सीरियसली नहीं लिया जाता। द इंडिजिनस इनहाबिटेंट्स ऑफ इंडिया, अब मान लो कल को मूड चेंज हो गया और ऐसा हो गया नहीं गृहस्थ के थोड़े मजे ले लेते, लो हम तो दान कर दिए सब, अब गृहस्थ में कोई आने को तैयार ही नहीं हमारे साथ, तो क्यों, वो दिक्कत ना हो सकती है ना, वो भी तो सोच समझ के चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, करनी पड़ती है। द इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स
ऑफ इंडिया हुआ हॉस्टाइल डार्क स्किन्ड डिड नॉट, तो ये द्रविड्स थे। ओके, क्या बृहद्रण्य का? ओके, हाँ जी, बृहद्रण्य का इज द पार्ट ऑफ, यस, बृहद्रण्य का इज द पार्ट ऑफ द, ओ यस यस, बृहद्रण्य का इज द पार्ट ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। मैंने कुछ और बोल दिया, एक तो ये मैं इसीलिए कमेंट देखता नहीं हूँ, ये दिमाग में कुछ और चलता है, मुंह से कुछ और निकल जाता है। 36 लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज स्पेसिफिकली मेंशन्ड एज यूजफुल फॉर प्लोइंग स्वैम्पी फील्ड, यानी कि जो दलदली फील्ड है उसको काइंड ऑफ जोतने के लिए किसका यूज़ किया था? तो बफेलो का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऐसा सतपथ ब्राह्मण में मेंशन्ड है। काऊ था बहुत, वो उसको अगन प्योर माना जाता था। ओके, 40 तक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास मेंशंस द नेम्स ऑफ सम लर्नड लेडीज लाइक विश्वरा, अपाल, घोषा एंड हु कंपोज्ड मंत्रास एंड अटेन्ड द रैंक ऑफ ऋषिज। तो भाई विमेन को अलाउड था कहाँ पर? ऋग्वैदिक अर्ली वैदिक एज में, तो ऋग्वेद में मेंशन होगा। लेटर वैदिक एज में तो अलाउड नहीं था उनको। व्हाट इज द मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 4 वेदास कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड? Prayers and hymns, what is the main context? Prayers and hymns, war strategies, agricultural manuals, or laws and rituals. So prayers and hymns. Okay. Social life in Vedic period was divided into how many ashram? तो कितने आश्रम थे? 4 थे, जिसमें ब्रह्मचर्य था, देन आपका गृहस्थ, देन वनप्रस्थ, देन संन्यास। आखिरी व्हाट इज द नेम ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑन ड्रामेटर्जी एंड थिएटर? ड्रामेटर्जी और थिएटर में है भैया, ये अभी हमने पढ़ा नहीं। आंसर इसका होगा नाट्यशास्त्र, जिसको कि हम 5th वेद के नाम से जानते हैं, 5वें वेद के नाम से जानते हैं, जिसको कि भरत मुनि ने कंपोज किया था। इसमें वो हमारे जो क्लासिकल डांसेज हैं, कथकली, भरतनाट्यम, वो सब यहाँ पर मेंशन्ड हैं। ठीक है, थिएटर वगैरह के। ऑलराइट, चलो ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आप लगाएंगे खुद से, आपका होमवर्क है ये।